उतार चढ़ाव के बीच शानदार रिकवरी और तेजी का माहौल भारतीय बाजारों में 16,000 के बेहद करीब है। निफ्टी दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए आखिरी 1.5 घंटा मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली। कल है हफ्ते की एक्सपायरी, क्या करे तैयारी, फोकस इसी पर है। आपका स्वागत है फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं इस समय, और जो बाकी कमोडिटी के गिरने के संकेत हैं उससे तो सहारा मिल ही रहा है। तो सर, अच्छे मूड में कर रहे हैं शो की शुरुआत। बताएं, कहाँ है आपकी नजर इस समय? बड़ी बातें हर जगह नजर है दीप, सब चाहे हमारे बाजार हो, चाहे दुनिया भर के बाजार हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे करेंसी हो। एक्शन भरपूर है और शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। शुरुआती हाफ में ऊपर नीचे होने के बाद बाजार अपनी रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं। 15,800 का लो लगाया है, 16,000 का हाई। राउंड फिगर में दोनों ही लेवल आपके लिए इस वक्त 200 पॉइंट की रेंज और हायर साइड पर ट्रेड करते हुए निफ्टी पर हम बैंक निफ्टी भी 33,900 के आसपास सपोर्ट लेकर रिकवर होता हुआ दिख रहा है और 34,400 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। 34,350 का आज का जो फाइनल टारगेट था वहां तक पहुंचता हुआ दिखा है। तो बेहतरीन रिकवरी वहां से भी आती दिख रही है। रिकवरी चौतरफा है। ऑटो शेयरों में तेज रफ्तार है। मेटल, ऑयल एंड गैस में थोड़ी बिकवाली है। हाँ, ऑटो के अलावा एफएमसीजी और आईटी भी मजबूत है आज के सेशन में। जिन शेयरों के लिए थोड़ी सी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है, जिसमें एफएमसीजी और ऑटो शेयरों को रख सकते हैं, वो तेज है। आईटी शेयरों में तो प्रॉफिट बुकिंग है ही, लेकिन मेटल और ऑयल गैस इस वजह से कमजोर है क्योंकि यहाँ पर कमोडिटीज के दाम घटने का दबाव साफ इन पर है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है। बताना मुश्किल है कि आज रात अमेरिका में क्या होगा। थोड़ा हरे थोड़े लाल निशान के बीच में झूलते फिसलते हुए। और यूरोप के बाजारों में यहाँ पर अगर आप देखें तो रुझान 1.5 से 2% तक की तेजी का है, यानी कि यूरोप बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। आइए एक बार जल्दी से आपको मैं करेंसी मार्केट का हाल भी दिखा दें। डॉलर इंडेक्स और ये भी देख लिया जाए ताकि एक आइडिया रहे कि किस तरह का माहौल वहाँ पर है। 79.32 ओके, 5 पैसा कमज़ोर होता हुआ रुपया, यहाँ पर थोड़ी रुपए में कमजोरी है। और डॉलर इंडेक्स 106.50 के आसपास ही है। और कच्चा तेल भी एक बार देख लीजिए। क्रूड में हम $104 के नीचे का दाम देख रहे थे, अभी देख लेते हैं लगभग वहीं $104 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नाइमेक्स क्रूड। तो ये है आपके लिए सारे के सारे अब तक के बड़े एक्शन वाली बातें। आज फ्रेश लो नहीं बनाए रुपए ने, ये अच्छी बात है, क्योंकि ओवरनाइट हमने देखा डॉलर और मजबूत हुआ था हमारी क्लोजिंग के बाद, पर एटलीस्ट आज फ्रेश लो नहीं बनाया। हालांकि ऊपर मजबूत खुला था, उसके बाद गेन्स गिव अप कर दिए हैं। पर बताएं सर, अच्छा एक्शन बन रहा है। 950 के ऊपर आ गए हैं। कल हमने इन्हीं लेवल से देखा था, मुनाफा वसूली आई थी। हालांकि अब तक वैसे कोई भी संकेत नहीं आया। आज पार्टिसिपेशन भी बेटर दिख रहा है, ब्रेथ भी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी थोड़े बाजार दिखा रहे हैं। भरोसा करें इस पर, इन लेवल्स पर। तो फ्रेश लो हमने आज इक्विटी में भी नहीं बनाया दीप। हाँ, अगर आपने करेंसी में नहीं बनाया तो इक्विटी में भी कहाँ बनाया? देखिए 15,800 आज का लो है, कल का लो था 15,785, बस थोड़ा सा ऊपर से घूम गए। और बैंक निफ्टी का कल का लो तो 33,750 के आसपास का था, आज 33,900 के आसपास ही घूम गए। तो लो तो हाँ, कल के हाइज को बैंक निफ्टी ने पार किया थोड़ा सा मार्जिन से, हल्का सा। कल का हाई 34,361 था, आज 34,388 है। और निफ्टी ने कल के हाइज के आसपास पहुंचे, 16,025 था, आज 16,002 है। सो बेसिकली कल की ट्रेडिंग रेंज को ऊपर की तरफ टच करने की कोशिश की है और नीचे उस रेंज से पहले ही सपोर्ट लिया है। तो कहीं कहीं बेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश बाजार की होती दिख रही है। और ये कोशिश क्यों हो रही है, उसके 2-3 कारण हैं जो सुबह डिस्कस कर चुके, खाली रिवीजन करवा रहा हूं। पहला, कच्चा तेल जो कमजोर है $105 के नीचे। दूसरा, लंबे समय बाद 5 हफ्तों के बाद एफआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार सब जगह खरीदारी के आंकड़े आए एक साथ। और तीसरा, कमोडिटीज के दाम जो तेजी से घटे हैं वो। और चौथा ये कि ग्लोबल मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स को छोड़ भी दें तो बाकी ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये आपके लिए 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से बाजार निचले स्तरों से रिकवर होते दिख रहे हैं। बड़े लेवल के पार निकलने में, 16,000 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल अगर आ रही है तो उसकी एक ही वजह है, और वो ये कि थोड़े से आपको सपोर्ट डाउ फ्यूचर से उतने नहीं मिल रहे जितने आप चाहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर निचले स्तरों से जो रिकवरी आई है वो रिकवरी वाकई में काम की है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आज 15,800 दिन के दौरान, दिन का चार्ट लाइए निफ्टी का, दिन के दौरान 15,800 बनाकर आप जिस तरह से ऊपर आए हैं वो बाजार की ताकत दिखाता है, इसमें कोई। और कल वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी के साथ साथ आज रात को फेड की मीटिंग के मिनट्स भी आएंगे, उस मिनट्स के बेसिस पे कल सुबह होगा। तो पहली चीज तो ये कि अब बचे हुए 1.5 घंटे में आपको है ना अमेरिका पे भरोसा नहीं करना, ये ध्यान में रखिए। जो कुछ करना अपने हिसाब से ही करना। अब डाउ फ्यूचर्स देख के आप अगर डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे कल का क्या करना, तो मत करिएगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 50% नीचे दिख रहा है। ये कुछ भी दिखे, 50-100 ऊपर दिखे, नीचे दिखे, रात को क्या होगा भगवान जाने, वहां के मिनट से एक तरफा मुंह बड़ा आ सकता है। क्यों आ सकता है? वो इसलिए कि पिछले 2-3 सेशन से बड़े वोलेटाइल हो रहे हैं। तो ये 50-100 पॉइंट जैसे मुंह वाला रहेगा नहीं, डाउन होगा, कुछ बड़ा ही होगा। किधर होगा
वो मिनट्स के हिसाब से होगा, इसलिए पहली सावधानी आपको रखनी। तो हमारे अगले 1.5 घंटे में कोशिश है कि जितना काम आज आप आज ही निपटा लो उतना बढ़िया, कल के लिए कम रखो। ठीक है। हाँ भाई, अगर तेजी में पैसे बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक करो आराम से 16,000 के आसपास, कल की कल देखेंगे, राइट। और हर बार आप देख लीजिए, बार बार ऊपर पहुंचना है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है आपको 16,000 के आसपास, 34,350 के आसपास, तो वहां ऊपर आए प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे अच्छी जगह मिलेगी खरीदने का, फिर करना है, और दिन के दौरान ही काम हो जाए, प्रॉफिट कम बने ज़्यादा बने। थैंक यू वेरी मच। ये स्ट्रेटेजी इस समय तो कोई डायरेक्शन दे ही नहीं रहा, कुछ भी कर सकता है, 700 पॉइंट अगर कल घूम सकता है। देखो, डाउ को हटा के डायरेक्शन चाहिए, मजबूती का 100। आपके फैक्टर सारे पॉजिटिव हो गए ना दीप। और आज तो लग रहा है कि टचवुड थोड़ा आखिरी 1.5 घंटे में कुछ गड़बड़ ना हो, अगर सब ठीक रहा तो 15,850 के ऊपर बंद होने को आप तैयार हैं, वो अच्छी क्लोजिंग होगी। तो इस बार के इस रनअप की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिल जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा, परसों आपको मिली थी 33,950 की क्लोजिंग, आप उससे ऊपर क्लोजिंग 34,000 के ऊपर क्लोजिंग देने को भी तैयार हों। तो अगर अगले 1.5 घंटे में सब कुछ ठीक रहा तो आप बढ़िया क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए, तो अच्छे नोट पर शो की हो रही है शुरुआत, बाजार भी अच्छे मोमेंटम है, अच्छे मूड में, देखते हैं किधर से जाएंगे। थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं तैयार। आइए उससे पहले वरुण और अरमान है हमारे साथ तैयार, और जानते हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरें भी। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के? तो डीप ट्रिगर्स में तो अभी सेटको ऑटोमोटिव के नतीजे आने बाकी है, Q4 के नतीजे हैं, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके अलावा जैसे कि अनिल जी हाईलाइट कर रहे थे कि फेड के मिनट्स ये आने वाले हैं, इसके ऊपर आपकी नजर रखनी है। अगली कल का मार्केट में आपको इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। यूरोपियन मार्केट्स में नजर रखिएगा, वहाँ पे सेंट्रल बैंक की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक फोकस जो है यूरोप का वो आएगा, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल से Q1 के नतीजे जो है वो शुरू हो जाएंगे। GM बेवरेज और वक्रांगी अपने नतीजे घोषित करेगा। इसके अलावा टोरेंट फार्मा जो बोनस दिया था 1:1 का, उसकी एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट देखने मिलेगा आपको FNO कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसके अलावा एक्स डेट है एक्सिस बैंक, डिविडेंड है कॉन्टेंट ग्रीव्स कंज्यूमर, L&T टेक, नवीन फ्लोरिन, ओबेरॉय रियल्टी, और साथ ही साथ GSK फार्मा, इन सब के डिविडेंड की एक्स डेट है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। और मिंडा इंडस्ट्रीज 1:1 बोनस की एक्स डेट है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। कल ECB मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की जो मिनट्स है, माफ़ कीजिएगा, वो आने वाले हैं, तो इस पर नजर रखिएगा। अब आते हैं 8 जुलाई फ्राइडे, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि TCS के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा कोहिनूर फूड्स और MMTC के भी नतीजे आएंगे। MMTC के तो Q4 के नतीजे हैं। वही टेलीकॉम और रिलेटेड स्टॉक्स पे नजर रखेगा क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए आवेदन जो है वो फ्राइडे से शुरू हो जाएंगे। मार्क्सिन फार्मा, कल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी हुई थी। शेयर बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड जो है फ्राइडे को विचार करने वाला है। एक्स डेट है जुबलेंट फूड, टाइटन, डिविडेंड की, साथ ही साथ टोरेंट फार्मा यहाँ पे 1:1 की एक्स डेट है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट है मिंडा इंडस्ट्रीज की बोनस इशू की 1:1 की। वहीं ग्लोबली US के जॉब्स डेटा आने वाले हैं जून के, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। तो डेटा के लिहाज से तो काफी इंपॉर्टेंट दिन है, और ग्लोबली भी काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। हमारे बाजारों में भी नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। TCS फ्राइडे को आने वाले हैं, इसके नतीजे वहां पर भी है हमारी नजर। पर आइए आज कौन सी खबरें आई हैं, कुछ स्टॉक जो एक्शन में, इनके बारे में जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, मैंगलोर केमिकल्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो डॉली खन्ना है उन्होंने लगभग 0.20% जो हिस्सेदारी है वो बेच दी है, और अब उनकी कुल हिस्सेदारी 1.66% से घटकर 1.46% हो चुकी है। TCS पर ध्यान रखिएगा क्योंकि AWS जो अमेजॉन वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर जो इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। गोदरेज कंज्यूमर पर अपडेट आती हुई दिखी है कि जो Q1 में जो छोटी अवधि में उन्होंने कहा है कि वो चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, और बढ़ती महंगाई के कारण FMCG सेक्टर भी प्रभावित हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि खपत और मार्जिन्स दोनों अच्छे खासे प्रभावित होते हुए दिखे हैं। डाबर पर भी ध्यान रखिएगा, उनके भी Q1 के अपडेट आते हुए दिखे हैं। उन्होंने भी सिमिलर लाइन्स पर कहा है कि Q1 में जो खपत है वहां पर दबाव बरकरार है, और Q1 में हालांकि उनका कहना है कि लगभग जो रेवेन्यू है वो लगभग उसमें 9% की ग्रोथ की उम्मीद है। उसी के साथ साथ उन्होंने भी सेम बात कही है जो अपडेट में कि FMCG में जो महंगाई है उसका दबाव सब जगह देखा जा रहा है। ऑरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो उनकी सब्सिडरी है उनको US FDA से दवा की मंजूरी मिल चुकी है, और ये जो दवा है इसका स्किन की दवा के लिए इसकी मंजूरी मिली है। और उसके अलावा भी FMCG स्टॉक्स इन जनरल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो खाने के तेल हैं, खाने के तेल के जो भाव हैं वो कम हो सकते हैं, और करीब 20 रुपए प्रति लीटर जो है वो तेल सस्ता हो सकता है, और सरकार ने ये सारी कंपनियों को दाम घटाने के लिए आदेश भी दे दिए हैं। और अंत में मेरे पास एक ब्लॉक डील है जिसमें पावर ग्रिड है, जिसमें लगभग 93 लाख शेयर्स के कई सौदे हैं। किसने खरीदा? सर ये वाली डिटेल नहीं है। बेचा किसने?
दोनों ही नहीं पता। ओके, तो चलिए बड़े ट्रेड्स होते दिखे पावर ग्रिड में। 83 लाख का तो एक ही ट्रेड हुआ था, 10 लाख का और शायद, है ना। तो 93 लाख से ज़्यादा के ट्रेड आपको पावर ग्रिड में आज नजर आए होंगे। तो ये स्टॉक वॉल्यूम की वजह से एक्शन में है। खरीदते हैं लोग इन स्टॉक्स को? हाँ, अपने को लगता है रेडार पर तो कभी नहीं रहता। हाँ, कभी रहता नहीं है, साल में कभी कभार आते हैं। अभी तो थोड़े दिन तो चल रहे थे इनके, पावर ग्रिड, कोल इंडिया वगैरह के। थोड़ी वो सीपीएससी की रीबैलेंसिंग भी थी, तो आई थिंक वहां से भी थोड़ा एक्शन बना था। पॉसिबल है। आज भी सुस्त है, 1.5% नीचे, लेकिन चलिए वॉल्यूम वाला एक्शन है, प्राइस वाला ज़्यादा वापस से नीचे आता दिख रहा है। 75 पॉइंट नीचे आए ऊपर से निफ्टी पर हम, और बैंक निफ्टी पर लगभग 125-150 पॉइंट नीचे आए। तो थोड़ा उतार चढ़ाव है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट रुकावट वाले लेवल पर, ऊपर के लेवल पर यहाँ से थोड़े से बाजार नीचे आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और इससे पहले कि हमारे एक्सपर्ट्स लगातार एक के बाद एक बिगुल बजाने की फरमाइश करें, पहले तो मैं मिलवा दूं कौन कौन है आज आपके लिए शो में। कुणाल जी, राकेश जी दोनों हमारे साथ तैयार हैं, सचिन जी भी जुड़ चुके हैं, आशीष सर भी हमारे साथ तैयार है, और किरण जी और वागले साहब तैयार है, और बाकी मेहमान आ रहे हैं, रास्ते में है। आज बारिश है, कोई लेट है, कोई ट्रैफिक की वजह से और बारिश की वजह से लेट है, ऐसा वो कहेंगे, मानेंगे नहीं। हाँ, मतलब ऐसा वो कहेंगे, बहाना तो सबके पास होता है। तो चलिए ब्रजेश हमारे साथ जुड़े, उससे पहले जल्दी से एक बार आशीष सर हमारे साथ तैयार है। और पिछली मुलाकात में आशीष सर ने कहा कि मार्केट में भी तेजी का रखें, हाँ, तेजी का रखें, गिरावट आए, मौका मिले खरीदिए। कल भी दिया था मौका, आज भी दिया है, रोज दे रहा है। आशीष सर और देगा आज, कल में मिलेगा मौका? अनिल जी, देखिए अभी तो देखिए पिछले 15 मिनट में एक अच्छा डिप आया है, मौका फिर दे रहा है। अनिल जी देखिए, जो बात हम कर रहे हैं कि सबसे अच्छा, एक तो बेस्ट चीज है, आप देखिए परसों में, कल में भी, आज में, अगर आप स्टॉक्स देखें तो फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इंडेक्स देखें, मौका देता है और इंडेक्स वापस भी आता है। तो अनिल जी पहली चीज तो, जब बार बार आजकल ये ट्राई कर रहा हूं कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, मतलब मौका अगर नीचे डिप में लेना है तो इंडेक्स ही लेना, और कैसे 200 पॉइंट ऊपर बिकता है। दूसरी चीज अनिल जी, अब तो कल की गेम है वो एक्सपायरी वाली है, उसमें आज एक बार लग रहा था कि 16,000 की कॉल जो सेलर्स हैं, हमने सुबह से अपने सारे क्लाइंट्स अपने ग्रुप में मैसेज डाले कि 16,000 की कॉल बिल्कुल शॉर्ट मत करना, इंस्टेड 15,800-900 लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 16,000 की लोग शॉर्ट कर रहे हैं कल के मूवमेंट को देख के, और उनको वो ट्रैप करेंगे। तो अनिल जी आज आपने देखा 16,000 की कॉल 20-22 से अभी 90 रुपए हो गई थी, मतलब 4 गुना का भाव हो गया था, और वो ये सारी की सारी एक्सपायरी की गेम है ऑप्शंस वाली। बट एट द सेम टाइम वो जो 900-950 का लेवल है अनिल जी, वो 16,000 के पास जाता है, और हर 16,000 के पास जो वो चार्ट्स लगते हैं या डेटा लगता है कि अब 16,200, अब के 16,200, अब के 16,200, तो अनिल जी 16,200 होगा तो सही, लेकिन वो कितनी बार आपको तंग करेगा ये नहीं पता। तो अभी जो आप भी ट्रेड कई बार कह चुके हैं कि 700-750 पे लेना है, 800 पे भी लेना है, 15,950-1600 पे बेचना है। हमने जितने भी स्प्रेड्स बनाए अनिल जी, वो भी यही सेफ्टी रख के बनाए कि मैं 16,100 तक सेफ हूं। दोनों के दोनों स्प्रेड्स अनिल जी कल भी प्रॉफिट में थे, आज भी प्रॉफिट में थे, इस हफ्ते के तीनों स्प्रेड्स प्रॉफिट में है। अगेन जो अनिल जी ब्रॉड व्यू है, वो स्प्रेड्स कैसे बनाए, 750 भी किया, 950 भी किया, 750 भी किया, 900, लेकिन आपको स्प्रेड्स में प्रॉफिट आ रहे हैं। कभी कभी अनिल जी वो थीम होता है कि उस रेंज के अंदर है तो स्प्रेड काम करता है, जब तेजी होती है तो वन साइड काम करता है। तो अभी भी अनिल जी जो सेक्रेट लेवल है वही 950 है, 900-950, इसको पार करके अगर कन्विंसिंगली बंद हो गया तो 16,200 होगा, लेकिन हर बार इट इज टीजिंग। वो 16,000 दो बार जाके नीचे आता है, बट अनिल जी अगर नीचे अभी भी आज 100 पॉइंट का डिप आए या 150 पॉइंट का आए या जो भी इंट्राडे आए, बिल्कुल लेना है। और मुझे लगता है कि 16,000 कॉल सेलर अभी भी ट्रैप है, अगर ये इसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं आई हो तो अभी भी डिप में लेके काम करना है अनिल जी। एक पे एक बना सकते हैं, बट लेके काम करना, और बेस्ट अनिल जी इंडेक्स ही है। स्टॉक्स में अनिल जी देखिए L&T, HDFC, इन्फी, ये सब है, लेकिन अनिल जी दम नहीं आता, मतलब वो मजा नहीं आता जो मैं आपको कह रहा हूं कई बार। और मेटल्स तो अनिल जी न्यू लो पे न्यू लो बना रहे हैं। ऑटोज में भी मुझे लगता है कि टॉपिस जो मैंने उस दिन बात की थी, सिग्नल लग रहा है तो कुछ खास नहीं लग रहा। तो ओवरऑल अनिल जी स्टॉक्स में मजा नहीं आएगा, ट्रेडिंग मार्केट है, इसका मतलब वन शुड मेक द मोस्ट। और बाकी सारी चीजें अनिल जी जो है ना, मतलब अब काफी चीजें अब्सॉर्ब हो गई हैं। और अनिल जी कल तो हमने एफआईज की बाइंग देखी और डीआईज की सेलिंग देखी, और आपको याद होगा अनिल जी मैंने एक बात बहुत स्ट्रांगली मतलब बिलीव की है पिछली हिस्ट्री देख के 20, 25, 30 सालों की, कि बॉटम जब भी बना है तब बना है जब डीआईज की सेलिंग आई है। तो देखते हैं, इट इज एक दिन तो फ्लैश इन द पैन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है, अभी 2-4 दिन देखते हैं कि कैसे चलता है, बट बहुत मंदी नहीं है अनिल जी। और जो मंदी अगर डिप आता है तो इंडेक्स में लेके काम करना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आशीष सर की तरफ से। इंडेक्स में गिरावट में करनी है खरीदारी, देखते हैं कितनी गिरावट होती है और कितना कुछ और नीचे के लेवल पे आपको आखिरी 1.5 घंटे में मिलता है। इस बीच 15,900 के ऊपर निफ्टी है और 34,200 के ऊपर बैंक निफ्टी। आइए बढ़ते आगे, और ये खबर सबके काम की है, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब,
बिल्कुल। और कौन कौन है, सचिन जी, किरण जी, आशु सर, सबके काम किए। सबके काम किए। आप सबके काम किए, एक्चुअली आप लोगों के ही काम किए। और ये सोच रहे ऐसी कौन सी खबर है जो हमारे काम की। जी हाँ, सेबी रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस पर नए सिरे से काम कर रहा है। इन नियमों में किस तरह के बदलाव की तैयारी है, ये जान लीजिए, समझ लीजिए। तो आप सब लोग, जाहिर सी बात है, सेबी रजिस्टर्ड हैं और सेबी के साथ जो रजिस्टर होना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या फिर रिसर्च एनालिस्ट, उनके नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इन पर विचार विमर्श कर रहा है। तो ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, बताने के लिए पूरी डिटेल्स। ब्रजेश, किस तरह के बदलाव होने की तैयारी है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या दोनों जो रेगुलेशंस हैं क्या इनका मर्ज करके एक सिंगल रेगुलेशन लाया जाए। अभी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस अलग हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस अलग हैं। ओके, इन दोनों को क्या मर्ज करके नया रेगुलेशन लाया जा सकता है, ताकि बीच में जो कंफ्यूजन पैदा हुआ था स्टैलियन एसेट मैनेजमेंट केस की वजह से, जिसमें ये सेबी ने कहा था कि जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो मॉडल पोर्टफोलियो वाली सर्विसेज नहीं दे सकते। इसके बाद से बड़ा कंफ्यूजन हुआ और बहुत सारी सोशल मीडिया से लेकर सब जगहों पर बड़ा पैनिक भी फैला कि अब क्या होगा, कैसे आगे बात बढ़ेगी। तो इस सारी जो कंफ्यूजन है इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये इस बात पर चर्चा चल रही कि क्या दोनों रेगुलेशन को एक साथ कर दिया जाए या जो दोनों रेगुलेशंस हैं उनमें और ज़्यादा अलग अलग चीज़ों पर सफाई ला दी जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो सेबी तो ये चाहता है कि दोनों ही की ही संख्या बढ़े, यानी रिसर्च एनालिस्ट भी बढ़ें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बढ़ें, लेकिन इस तरह से ना बढ़ें और जो रेगुलेशन है वो बड़े क्लियर हों ताकि इनकी संख्या भी बढ़े और निवेशकों को भी कहीं गुमराह होने की स्थिति ना पैदा होने पाए। तो इस पर जो है सारा काम चल रहा है। अगर मैं आपको डेटा दूं तो डेटा जो ये कहता है उसके हिसाब से अक्टूबर 2021 तक देश में 1324 सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे, यानी 76,510 निवेशकों पर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। 76,510 जी निवेशकों पर एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अभी एक और आंकड़ा दे रहा हूं मैं। रिसर्च एनालिस्ट का जो आंकड़ा है वो करीब 800 के आसपास है और करीब 9 करोड़ के आसपास डीमैट हैं हमारे देश में। तो उसके हिसाब से ये नंबर 1,12,500 के आसपास आ रहा है, यानी 1,12,500 लोगों पर एक रिसर्च। डीमैट वाले की बात करूं, पूरी आबादी में देखने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, फिर वो डराने वाला हो जाएगा। तो ये है, तो संख्या इतनी कम है और शायद बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कंप्लाई नहीं करना होता है, वो रजिस्टर भी नहीं करते हैं लेकिन काम बाकी तरह से करते रहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, स्थितियां हैं, इनको देखते हुए ये इस बात पर चर्चा चल रही है कि दोनों को रिव्यू किया जाए और मुमकिन है तो एक ऐसा कंसल्टेशन पेपर लाया जाए जहां दोनों रेगुलेशंस को एक साथ लाने पर जो है सबसे फीडबैक लिया जाए कि क्या लाया जाना चाहिए। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब ज्यादा भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी ज्यादा होने चाहिए और रिसर्च एनालिस्ट भी ज्यादा होने चाहिए, और इसलिए अलग अलग सर्टिफिकेशन के बजाय दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए और कुछ प्रोसेस आसान होगी। प्रोसेस बिल्कुल, क्योंकि इंटेंट ये नहीं है कि इन लोगों की इनकी संख्या रोकी जाए। इंटेंट ये है कि ज्यादा लोग बढ़ें, समझें, फाइनेंशियली लिटरेट हों। लेकिन जिस तरह से है, क्योंकि देखिए अगर 2013 में जब ये रेगुलेशन आया था उस वक्त करीब 2.5 करोड़ हमारे डीमैट की संख्या थी देश में, इस वक्त करीब 9 करोड़ के आसपास है। तो अगर इतना बड़ा जंप हुआ है तो संख्या भी बढ़नी चाहिए और अगर कहीं गैप्स हैं तो वो भी ठीक होने चाहिए। क्योंकि अक्सर जो शिकायतें होती हैं कि ज़्यादा फीस ले लेना, फीस में ट्रांसपेरेंसी ना होना, गारंटी रिटर्न की बात करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, प्लस पीओए ले लेना, तो ये बहुत सारी शिकायतें थीं जिनको लेकर काम हुआ है। लेकिन और भी जो नई शिकायतें उठ रही हैं उनको भी दूर करना है और साथ ही ये जो कन्फ्यूज़न था रिसर्च एनालिस्ट मॉडल पोर्टफोलियो नहीं दे सकते, ये रेगुलेशन में था लेकिन कुछ लोग एज्यूम करते थे कि नहीं वो दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को एकदम क्लियर करना है। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा नया नियम। आशु सर, कैसे देखते हैं आप ये नियम अगर बदलते हैं तो? अनिल जी देखिए, क्योंकि पिछले अनिल जी हर चीज़ क्या होता है कि जब भी कोई बड़ी तेज़ी आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं और उसके बाद जब मंदी आती है तो फिर वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो आई थिंक लॉट ऑफ मतलब एवरीबडी हैज़ बिकम एनालिस्ट। अनिल जी इतना मशरूमिंग हो गई है कि मतलब पूरा ट्विटर भर रखा है, पूरे सोशल मीडियाज भर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अनिल जी रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए और क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए अनिल जी, क्योंकि देखिए हर एक आदमी ढंग से काम करना चाहता है और मतलब पूरा टोटली मतलब अब जैसे हम तो अनिल जी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें तो कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
बट एटलीस्ट जो नंबर्स है मुझे नहीं मतलब इतने ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेगुलेशन में क्लैरिटी और वो बिल्कुल कोई ग्रे कुछ नहीं होना चाहिए और टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अनिल जी कुछ भी अगर क्लैरिटी आती है या और ज्यादा मतलब चीज बेटर होती है तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अनिल जी आप ये देखिए, हम टीवी पे आते हैं, हमारे को लोग सुनते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन हमसे अनिल जी बहुत सारे अच्छे एनालिस्ट हैं जिनको मतलब ये शायद ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती हो। तो आई कॉल माई सेल्फ लकी कि मैं अपने हजारों लाखों लोगों को मतलब जी टीवी के जी बिजनेस के माध्यम से पहुंच सकता हूं। तो अनिल जी ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते, अगर वो रजिस्टर होकर कोई तरीका निकले तो वो भी है। और अनिल जी ऐसे में ही मतलब मौका देख के जो अनस्क्रूपलस लोग हैं जो उसका मिसयूज करके मतलब बेनिफिट उठाते हैं वो भी हैं। तो अनिल जी मतलब रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है क्लैरिटी के साथ। आशीष सर ने एक बात बोली कि आजकल हर कोई आदमी एनालिस्ट बन गया है, एवरी पर्सन इज एन एनालिस्ट एक्चुअली, है ना। तो मतलब किसी ने मैं कहीं पढ़ा था कि हिंदुस्तान के बारे में लोगों की किसी की एक बाहर वाले की ओपिनियन पूछी कि कोई बाहर से आके जो हिंदुस्तान घुमा किया उसने आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। पुरानी बात है थोड़ी, तो 3 ऑब्जर्वेशन है। एक तो एवरी टाइम इज टी टाइम, हमारे कभी भी किसी को चाय पिलाओ हमेशा, और कुणाल जी से ज्यादा और कौन अच्छा बता सकते है ना, हर वक्त। मतलब नहीं तो जनरली होता है कि अंग्रेजों का ऐसा होता ना कि चाय का टाइम पे चाय पियेंगे, ऐसा हमारे तो कभी पूछो कभी पिलाओ, फॉर एवर रेडी। एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर, है ना। एडवाइस आप किसी को जरा मेरे सर दर्द 5 दवाई तो एक आदमी बता देगा मतलब। और तीसरे कि अगर आप हिंदुस्तान में घूमो, अब तो फिर भी सिचुएशन स्वच्छ भारत अभियान आ गया 5 साल से, अदरवाइज एवरी प्लेस इज अ यूरिनल, मतलब पहले तो ऐसे। और अब चौथा जो आशीष जी ने जोड़ दिया, एवरी पर्सन इज अ स्टॉक एडवाइजर। आशीष जी ठीक है ये सारे चारों ऑब्जर्वेशन? अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है चीजें अनिल जी, लेकिन बदल रही हैं और आगे भी बदलेंगी। 100% आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल बदल रही है। मतलब ये चाय वाली बात तो मतलब अनिल जी आई एम नॉट ए टी कॉफी पर्सन, तो मैं कहीं भी जाता हूँ ना अनिल जी, वो चाय की इतनी इंसिस्टेंट होती है और मतलब ऐसे लगता है कि नहीं कॉर्पोरेट से आए हैं या मतलब थोड़ा सा डिग्निफाइड ज्यादा लग रहे हैं, तो ग्रीन टी ऑफर होती है अनिल जी के मतलब वो चाय पे इतना एम्फेसिस है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आई एम नॉट ए टी कॉफी पर्सन, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ब्लैक हो, नहीं चाहिए। हाँ अच्छा, ये लोगों को में गलतफहमी है, नहीं पता नहीं गलतफहमी नहीं है कि ग्रीन टी नुकसान नहीं करती, बाकी चाय तो फिर भी मान लिया कि नुकसान करती है, ऐसा है कुणाल जी? खैर आपके लिए तो कोई भी चाय नुकसान नहीं करती, लेकिन हमारे हिसाब से बताइए। हाँ बिल्कुल नहीं अनिल जी। अनिल जी चाय के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है अनिल जी, चाय से किस तरह की हानि पहुंचती है। चाय तो अनिल जी, चाय से केवल फायदे ही फायदे होते हैं अनिल जी। एक तो देखिए आदमी खुल जाता है, अपने दिल की बात कर पाता है चाय के कप के साथ। तो अनिल जी बिल्कुल चाय को तो अनिल जी अमृत मान करके ग्रहण करना चाहिए अनिल जी, तो कोई इसकी हानि नहीं है अनिल जी। बंसल जी और आशीष जी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, खुलने के लिए दूसरे पेय पदार्थ बहुत है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी 2 चीजों पे अनिल जी बोलना चाहूंगा। ग्रीन टी पे तो अनिल जी बात पे आऊंगा। अनिल जी पहले तो जो आशु जी ने बोला ना, एवरीबॉडी इज अ एनालिस्ट। अनिल जी एनालिस्ट है और बड़ी शान से अनिल जी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिखता है आई एम सेबी अनरजिस्टर्ड, ट्वीट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले तो अनिल जी सेबी को इन लोगों को पकड़ना चाहिए, जितने भी लोग बड़ी शान से लिखते हैं ना वी आर सेबी अनरजिस्टर्ड। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो ये ज्ञान क्यों बांट रहे हो अनिल जी, इसमें काफी दिक्कत है। फिर आप यूट्यूब पे देखिए अनिल जी, हर व्यक्ति वीडियोस बना रहा है। और अनिल जी क्रिप्टोस पे देखिए, क्रिप्टोस पे कितने लोगों ने पैसे ले लेके वीडियोस बनाए हैं। मतलब कि इस पे जांच होनी चाहिए, और जब तक आप जैसे लोग अनिल जी आवाज नहीं उठाएंगे तो इस पे एक्शन नहीं होगा। और दूसरी अनिल जी एक एक्सक्लूसिव रिसर्च ग्रीन टी पर अनिल जी कल रात को 10 बजे ही मैंने खत्म करी थी। किसी को भी अपना वजन घटाना हो तो ग्रीन टी अनिल जी 7 से 8 कप जब भूख लगे ग्रीन टी पी लो। इतनी गंदी होती है अनिल जी, इतनी गंदी होती है, सारी भूख मर जाती है, आदमी का वजन अपने आप कम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। इस रिसर्च पे किसी को कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रहा। सवाल पहले वाले के आवाज उठानी चाहिए, अभी आवाज हमने उठाई तभी तो आपको याद आया। ब्रजेश यही तो लेके आए कि रूल्स रेगुलेशन में किस तरह का बदलाव हो रहा है, तो ये बदलाव आपको जल्दी नजर आएंगे, बिल्कुल होते हुए दिखेंगे, चिंता न करें, आपके लिए जल्दी आते हुए दिखेंगे। और आप एक चीज़ पक्के तौर पे यकीन मान के चलिए कि ये सेबी वो पुरानी वाली सेबी नहीं है जो 10-10, 15-15 साल बाद में जिनके नियम बदलते थे, 10-10, 15 साल बाद इन्वेस्टिगेशन होते थे। आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन है,
और जिस तरह से तेजी से नियम बदल रहे हैं, जिस तरह से तेजी से इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, तो सेबी की नज़र में सब है। कुछ चीज़ें उनके पास पावर में होती है तो वो एक्शन तुरंत ले लेते हैं, कुछ चीज़ों के लिए उनके पास पावर नहीं होता तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद लेते हैं। लेकिन हो रहा है काम, ये बात 100% मान कर चले, और आपने देखा भी है कैसे असर हुए, कैसे एक्शन हुए, बहुत सारे होंगे, आगे भी होंगे। आइए बढ़ते आगे, वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर, और उसके बाद सचिन जी भी हैं तैयार। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मारुति में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ऑटो स्टॉक्स तो अच्छे लग रहे हैं। अभी मारुति 8,600 के पार निकला है, मुझे लगता है ये 9,000 की तरफ की मूव की शुरुआत है। आपका 100 रुपये का रिस्क होगा 8,510 505 के आसपास का, और टारगेट होगा 9,000 या 8,950 9,000 ये रेंज का। ओके, तो 8,950 9,000 का टारगेट ये है। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए भी BTS डबल टी। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मेरी भी कॉल मारुति पे ही है। एक काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, एंड जिस तरीके से वापस इसने 8550 के आसपास का लेवल ब्रेक किया, एक क्लासिक ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हो रहा है डेली चार्ट पे और 60 मिनट चार्ट पे। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 8680 के आसपास के इंट्राडे में ही स्विंग बनने चाहिए, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 8770 का। खरीदारी करनी है मारुति का फ्यूचर, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 8545 पे। तो मारुति ही पसंद है, सचिन जी को भी मारुति ही पसंद है, वागले साहब को भी। आइए वक्त है जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, FMCG स्टॉक्स में एक जबरदस्त आज मोमेंटम देखने मिल रहा है, और उसमें से एक स्टॉक है HUL। अनिल जी, इसमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने मिल रहा है। इसमें ब्रेकआउट 2450 के लेवल्स के ऊपर अच्छा देखने मिल रहा है, तो इसका 2480 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मैं रेकमेंड कर रहा हूं, जो करीब अभी ट्रेड कर रहा है 56 पर। इसको खरीदे, ऑलमोस्ट एट द मनी है जी। सो 56 रुपए पर खरीदे इसको। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 41 पर। सो 56 पर खरीदे, 41 का स्टॉप लॉस, लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 300 का लॉस साइड है। सो करीब 4500 का एक डाउन साइड रिस्क है इन टर्म्स ऑफ रुपी। ऊपर में जो टारगेट्स एनर्जी इसके बन रहे, दैट इज 88 पहला टारगेट रहेगा, एंड 104 दूसरा टारगेट रहेगा। जो हिसाब से HUL में आज ब्रेकआउट आया है, और एनर्जी बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपको इसमें 2450 के ऊपर क्लोज देखने मिलेगा, एंड इसके ऊपर मुझे कोई बड़ा रेजिस्टेंस अंटिल द लेवल्स ऑफ 2600 नहीं नजर आ रहा है। सो एक अच्छा खासा मूव आपको HUL में देखने मिल सकता है, विच शुड डेफिनेटली हेल्प निफ्टी ऑल्सो टू सस्टेन। और आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो 2600 ऊपर और 2450 ऑन क्लोजिंग बेसिस नीचे, तो 1% नीचे, 5 to 6% ऊपर। सो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ये आपके लिए। HUL 2-3 दिनों से लगातार ये बाजार को अच्छा सहारा दे रहा है, और डेज हाई पर HUL आपको ट्रेड करते दिख रहा है, तो इस काउंटर पर भी आपको रखनी है नजर। बैंक्स फिर से फोकस में आ रहे हैं, और एक फ्रेश खरीदारी आपको चुनिंदा बैंक्स में आती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक अभी अभी मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है। किरण जी, जरा एक्सिस बैंक का चार्ट देखें सर, इसमें थोड़ा एक्शन बन रहा है, क्या करना है इसमें? देखिए दीप, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून आपको और अनिल जी को। एक्सिस बैंक में बिल्कुल मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो कल का हाई, जो कि 16 जून का भी था। तो मेरा मानना है कि ये लेवल से एक बार क्रॉस कर लेगा तो एक इसमें अच्छी खासी जान देखने को मिलेगी। 657 स्पॉट में है, 660 का लेवल है। 660 का लेवल एक बार क्रॉस कर लेगा तो मेरा मानना है कि इधर से अच्छी खासी अपमूव आएगी। तब तक के लिए 3 रुपए के लिए रोकना चाहिए, और अगर 660 निकल जाता है तो 3-4 रुपए के रिस्क के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। आपको 680 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर आपको रखनी नजर, एक्शन में आ रहा है। IDFC फर्स्ट में आपको थोड़ी खरीदारी दिख रही है, ये भी एक्शन में। ICICI बैंक भी आपको मूव दिखा रहा है, तो बैंक्स पर रखिए नजर। एक फ्रेश मूव चुनिंदा काउंटर्स में आ रही है, इस समय बढ़िया मूव वहां पर आ रही है। बिल्कुल। आइए तब तक सेठी साहब कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, वो जब तक जुड़े तब तक एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपके लिए आने की तैयारी में है। और स्टोरी ये है कि जो लोग ड्राइव करते हैं, हमारे में से सारे लोग ऑलमोस्ट सब करते होंगे, तो अब आप लोगों को ढंग से सोच समझ के
इज्जत से गाड़ी चलानी पड़ेगी। हाँ इस समय, हाँ अब आगे से, अब हाँ बराबर गाड़ी नहीं चले तो पैसे लगेंगे, फाइन लगेगा। फाइन तो वैसे फाइन तो देते रहते हैं सब लोग। फाइन की बात अलग है और अलग चीज, हाँ और वो है इंश्योरेंस प्रीमियम गाड़ी चलाने का। अब जो हिसाब से आप गाड़ी चलाएंगे वो हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगी, है ना इंटरेस्टिंग। हाँ तो पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपसे लोगों से जानना चाहूंगा किस किस के इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा भरने को आएगी। तो मोटर इंश्योरेंस को लेकर इरडा ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस पर सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग बताइए डिटेल्स क्या, बहुत इंटरेस्टिंग खबर लाए आप। देखिए काफी बड़ा ऐलान है, भारत के अंदर इसकी शुरुआत हो रही है और 3 चीज जो है आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी से जुड़ी हुई होगी। पे एज यू ड्राइव, यानी जितनी गाड़ी आप चलाएंगे उतना प्रीमियम भरिए। पे हाउ यू ड्राइव, यानी जिस तरह से आप गाड़ी चलाएंगे उस तरह से प्रीमियम भरिए। और तीसरा फ्लोटर पॉलिसी, यानी आपके पास 3-4 अलग अलग व्हीकल है, वो एक कोई बड़ा व्हीकल है जो पूरी फैमिली है केवल वीकेंड पे ही चलाती है, बाकी जो छोटे व्हीकल है वो आप वीकडेज में ऑफिस जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, तो उन सब की एक फ्लोटर पॉलिसी ली जा सकती है। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है और ये अभी तक जो डेवलप कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने इसको आज मंजूरी दे दी है और तत्काल प्रभाव से ये लागू हो गया है। यानी तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इसके प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है, जिसमें पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव और फ्लोटर पॉलिसी। हाउ यू ड्राइव में यानी आप अगर गाड़ी रात को चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, आप जो गाड़ी के आपका एक्सीडेंट ज्यादा आपने किया हुआ है, तो इन तमाम चीजों से आपका ड्राइविंग स्कोर कैलकुलेट होगा। अगर ड्राइविंग स्कोर ज्यादा हो गया तो आपको जो प्रीमियम है वो ज्यादा देना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कोर अगर लिमिट में है तो आपका प्रीमियम कम होगा। तो जिस तरह से आपका ड्राइविंग स्कोर कैलकुलेट होगा उस तरह से आपका प्रीमियम तय होगा। और आप गाड़ी कम चलाते हैं, यानी केवल आपको वीकेंड में ही गाड़ी का इस्तेमाल करना है, 5 दिन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी आपको ओन डैमेज का पूरा प्रीमियम भरना पड़ता है, तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये गाड़ी चलाने वालों के लिए काफी बड़ा डेवलपमेंट है, जिसमें जिस तरह से आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कितनी चलाते हैं, गाड़ी कम चले तो कम प्रीमियम लगेगा, कम प्रीमियम किलोमीटर के हिसाब से, अच्छा दूसरा किस तरीके से हाउ यू ड्राइव, हाउ यू में क्या होगा, मतलब हाउ यू ड्राइव रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? वो उसमें आपका जो मोबाइल ऐप है वही वो GPS से बता देगा कि आप हमेशा जो आपकी गाड़ी है वो 80-90 से ज्यादा चलाते हैं या बार बार इधर उधर जिगजैग ज्यादा चलाते हैं, टर्न जो आप लेते हैं उस तरह से। तो उसमें 2 विकल्प देगी कंपनियां। एक तो आपका जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर ही वो ऑटोमेटेड होगा और बिल्कुल आपको चाहिए एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ तो एक डिवाइस आपकी गाड़ी में फिट कर दिया जाएगा और वो डिवाइस पूरी जानकारी देगा कि ये जो गाड़ी है दिन में चली, रात में ज्यादा चली, स्पीड इसकी इतनी मेंटेन थी, वो तमाम चीजें जो है 6-7 पैरामीटर है जो हाउ यू ड्राइव को। और तीसरा आप फैमिली वाला बता रहे हैं, फैमिली वाला बता फ्लोटर पॉलिसी। उसमें क्या होगा? उसमें जैसे 3-4 गाड़ियां की एक ही पॉलिसी, एक साथ। अच्छा, तो प्रीमियम बचेगी इसमें? प्रीमियम बचेगी, क्योंकि अगर आपके पास 3 गाड़ी है और तीनों गाड़ी तो आप एक साथ नहीं चलाएंगे, तो उस हिसाब से जब आप एक गाड़ी जो बड़ी गाड़ी है वो वीकेंड को ही निकलती है तो उसका प्रीमियम उस हिसाब से, और जो बाकी दूसरी गाड़ी है जो आप वीकडे को चलाते हैं तो उसका प्रीमियम इस हिसाब से। तो तीनों की आप एक ही पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब बाइक प्लस कार दोनों को। अच्छा, बाइक कार की भी, बाइक कार की भी या IRDA ने अपने नोटिफिकेशन में गजब का है, मतलब आसान हो जाएगा, मानना पड़ेगा। इसको इंप्लीमेंट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि आज से ही ये लागू किया गया। पांडा साहब है ना, देवाशीष पांडा, वो जब से आए उसके बाद एक से बड़े एक फैसले लेते जा रहे हैं। मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा कोई तो बड़ा धुरंधर आदमी आया है जो ऐसे डिसीजन। उन्होंने एक और जो टारगेट दिया है इंश्योरेंस कंपनियों को, जो नॉन लाइफ के अंदर जो अभी 2 लाख करोड़ का प्रीमियम है उसको उन्होंने कहा है अगले 5 साल में वो 11 लाख करोड़ होना चाहिए। ये बकायदा टारगेट दिया। अच्छा, प्रीमियम बढ़ाओ, पेनिट्रेशन बढ़ाओ, जो 1% है GDP का वो 2.5% होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट जरा सारे एक्सपर्ट को ले आइए, जरा पूछ लेते किन किन को इससे प्रॉब्लम है कि आप कितनी गाड़ी चलाते हैं, किस तरीके से चलाते हैं, उसके बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड की जाएगी। एनी प्रॉब्लम्स गाइस? हाँ, कुणाल जी का प्रॉब्लम। जी कुणाल जी। अनिल जी इससे काफी प्रॉब्लम होने वाली है अनिल जी। अनिल जी मुझे लगता है कि जो एल्गोरिथम होगी वो गड़बड़ा जाएगी अनिल जी मेरी ड्राइविंग को देखकर। अनिल जी आपको तो सौभाग्य भी मिला है मेरे साथ बैठने का और मेरे अनुभव करने का। अनिल जी मैं सार्वजनिक रूप से ये कहना नहीं चाहता था, आपने मान लिया, अच्छा गया। सबसे ज्यादा प्रीमियम कुणाल जी की बढ़ेगी। अच्छा, कुणाल भाई साहब क्या गाड़ी चलाता है,
बहुत डर लगता है पास में बैठ के, बेल्ट हाथ पैर सब बांध के बैठते हैं हम लोग। और उसके ऊपर अगर कुणाल जी गाड़ी चलाते हुए मैप देखने लगे तो फिर हम बोलते मैं मैप देख लूंगा, आप गाड़ी चलाओ। समझ तो गए होंगे आप। बंसल जी, आपका भी यही अनुभव है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं अनिल जी, देखिए मेरे साथ तो कुणाल जी पूरा ड्राइव करी थी इन्होंने गोवा में, मेरे को एकदम लग्जरी साफ वाली फीलिंग दी थी। तो अच्छे से अनिल जी ड्राइविंग करी थी गोवा में तो इन्होंने, वहां तो कोई अनिल जी इशू नहीं हुआ था मेरे को कुणाल जी के साथ। ये तो दिल्ली वाला मामला है। चलो ठीक है, एनीवे। तो बॉम्बे में आप रह रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 30-40 से ज्यादा आपकी गाड़ी वैसे भी नहीं जाएगी। हाँ, ये तो चलाने के स्टाइल में तो प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन वो उनका प्रॉब्लम खाली फास्ट ड्राइविंग वाला नहीं है ना, उनका स्लो वाला भी है। वैसा है, वो फास्ट रैश ड्राइविंग वाला काम नहीं है। वो चलाते वैसे। जी आशु सर। अनिल जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट बोल रहा था कि स्लो चला के भी अनिल जी, अब वो मतलब बॉम्बे दिल्ली में इतनी भीड़ होती है तो मेरी गाड़ी तो लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत टच करते हुए निकलती है लोगों को, तो वो अनिल जी एल्गोरिथम में कैसे आएगा? मतलब वो तो रैश भी नहीं है, ड्रिंक एंड ड्राइव भी नहीं है। सचिन जी, आपको तो दिक्कत नहीं होगी ना, आप तो साइकिल वाले हैं। किरण जी। अनिल जी, इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज ऐड करनी चाहिए कि डैश कैम जो होते हैं वो मैंडेटरी होने चाहिए। बस काफी समय जो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल रैश ड्राइविंग की, आई थिंक सारी चीजें इसी में कैप्चर हो जाते हैं। तो अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके कैमरा में वो ऑलरेडी चीज आ चुकी होती है। तो रादर देन एल्गोरिदम, इसके साथ मुझे लग रहा है एक फिल्टर्ड और एक लेयर लगाना चाहिए। डैश कैम मैंडेटरी होना चाहिए हर एक व्हीकल के लिए। तो कैमरा लगाएं तो ताकि और सेफ्टी बढ़े और मॉनिटरिंग भी बेटर हो सके। ये भी अच्छा सजेशन है। चलिए बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ ना कुछ डायनामिक होने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया अनुराग, मजा आ गया। ऐसे बदलाव होने चाहिए देश में। सर बिल्कुल, बहुत प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है वाकई में। जो जैसे चला है वैसे ही होना चाहिए। बढ़िया है। कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई जी, वो मैं बाद में अलग से बताऊंगा आपको कि बदलाव कहाँ कैसे होने चाहिए। आइए सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब। गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया मूड माहौल है बाजार का, बताएं क्या करना है इसमें आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। रोज की तरह दो स्टॉक है कैश मार्केट के, आज दोनों स्टॉक है जिनमें खरीदारी करने की सलाह। चलिए सर बताएं पहला स्टॉक। दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है प्लास्टी ब्लेंड, जो कि अभी 199 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है कलर एंड एडिटिव मास्टर बैचेस और थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड्स की। कंपनी का जबरदस्त एक 12% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। फिर इनके ब्रांड्स काफी पॉपुलर है और जो मेनली एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स और पैकेजिंग इंडस्ट्री को काम आते हैं। ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी है जो कि 40 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और ये जो बाजार में गिरावट है उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन हो गया। ये स्टॉक में 306 के हाईज थे, वहां से गिर के ये आज 199-200 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 215 रुपए का, 190 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। 28 का हाई बनाए सेठी साहब अभी बात करते करते। कितने का? 228 सेठी साहब। अच्छा, अभी तो वापिस से एक्चुअली दीपांशु ये बाजार में पिछले 3-4 दिनों में देखा है मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। अभी हाल ही में मैंने टीटागढ़ वैगन फ्राइडे को या थर्सडे को रिकमेंड किया था। अभी मैं एक्चुअली बाहर हूं तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है। 100 रुपए के लेवल पे रिकमेंड किया। आज बाजार में 2 दिन में कुछ नहीं हुआ, पर आज देखिए वो स्टॉक 115-16 के लेवल पे है। वैसे ही IDFT भी अच्छा चला है, जो मैंने परसों ही दिया था शायद 50 के लेवल पे रिकमेंड किया था। 54 के 55 के टारगेट थे, वो ऑलमोस्ट आने को है। 54 के टारगेट आ गए उसमें। तो बाजार में जो साइड स्टॉक्स है, मिड कैप स्मॉल कैप्स है, उनमें एक अच्छी तेजी इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मार्केट गोज अप और डाउन वो चल रहा है। तो इट्स अ गुड साइन सर। तो फिर अब लेवल्स का इंतजार करिए। सेठी साहब की तरफ से आ रही है 210 पर, अब ये 228 का हाई बनाए तो डिप आने दीजिए और फिर यहाँ पर आप मौका ढूंढ सकते हैं। दूसरी कॉल बताएं सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु एक पेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है सिरका पेंट, जो कि 465 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। छोटी साइज की पेंट कंपनी है, बट आज पेंट शेयरों में या पूरे सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी चल रही है। जिस तरह से हम इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड होता है, तो क्रूड के दामों में जो गिरावट आई है, भारी गिरावट,
उसका एक फायदा पूरे पेंट सेक्टर को देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मैंने सिरका पेंट्स को पिक किया। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, जो कि सिरका नाम का इनका ब्रांड है, जो एक पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा यूनिको, फिर सन मार्को, फिर डुरांट, विवान, ये मतलब मास सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट सबको कैटर करती है। कई सारे मार्की इनके ओईएम्स भी क्लाइंट्स हैं, जैसे गोदरेज है, स्पेस वुड करके फर्नीचर कंपनी वो भी है। तो इन तरह का इनकी क्लाइंट लिस्ट है। 1500 डीलर्स का नेशन वाइड नेटवर्क है। बाकी अच्छी कंपनी है। अपने हाईज इसके भी 625 के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ स्टॉक है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 67% की हिस्सेदारी है। प्लेज है कुछ नहीं, नील है। FIS DIS भी अराउंड 24.4% स्टेक ओन करते हैं इस कंपनी में। और दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल जी भी अराउंड 3.1% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक फ्रॉम द करंट लेवल्स। मुझे लगता है 490 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 455 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ओके, तो ये है आपके लिए सिरका पेंट्स, जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आप बाकी पेंट शेयर्स में बढ़िया एक्शन देख रहे हैं आज, जिस हिसाब से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी एक कॉल देने के लिए तैयार, और बिगुल उनके लिए कल के 2000 बताया सर। बैंक निफ्टी आ रहा है मूड में शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट कॉन्ट्रा अभी तो ऊपर जा रहा था। नहीं जाएगा ऊपर तो ठीक है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन आपको ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचना है, खरीदना नहीं है। 34,350 का हायर लेवल है, उसके बेहद करिए आप 34,250 पर है। 34,350 के आसपास आए तो और बेचिए। 250 और 350 दोनों लेवल पर आपको शॉर्ट करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा 34,400। ये मैं सारे के सारे लेवल्स आपको स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। फ्यूचर्स में थोड़ा नीचे है, मैं स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूँ। स्पॉट लेवल्स के हिसाब से देखिएगा, 34,250, 34,350 दो लेवल पर आधा आधा बेचना है। 34,400 का छोटा स्टॉप, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट की रिस्क है, इससे ज्यादा की रिस्क नहीं है। नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप, वो बनेगा पहला 34,150 का, दूसरा 34,025 का। दो तो आसानी वाले टारगेट है दिन के हिसाब से। तीसरा टारगेट होगा 33,950 और चौथा टारगेट 33,825 तक का टारगेट है। जिस 4 टारगेट के लिए नीचे बेहतर, वहां पर वापस आपको शॉर्ट काट के खरीदना भी है। दोनों चीजें। हाँ, अगर आप शॉर्ट करना नहीं चाहते तो बाय ऑन डिप्स रखिए, और शॉर्ट करना जानते हैं ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे एक ही चीज है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना ही लगाना है, क्योंकि रेंज को किसी एक दिन तोड़ेगा बाहर की तरफ। अब वो दिन आज या कोई और है मुझे नहीं पता, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। क्यों करना है अब मैं वो बता देता हूँ। पहली चीज, आज रात को फेड की मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे खिसक रहे हैं। अब 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले 125 पॉइंट भी था। तो डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी थोड़ी कमजोरी दिन के बढ़ने के साथ बढ़ रही है, पहली चीज। दूसरी, यूरोप में थोड़ी थोड़ी डैक्स वगैरह में प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से सेलिंग आने लगी है। यूरो डॉलर के मुकाबले में 20 साल के लोएस्ट लेवल पर है। हमारी करेंसी भी थोड़ी सी कमजोर हुई है, करेक्ट। तो थोड़े से अच्छी तेजी के बाद ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, और उसके लिए आपको बिकवाली करनी है। और अगर आप बिकवाली नहीं कर सकते तो फिर नीचे आने का इंतजार करें, वहां पे खरीदेगा। लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस आपका स्पॉट लेवल पे 34,400 का होगा। टारगेट 34,150, 34,025, 33,950 और 33,825। और इस ओपन पोजीशन पर इसको कैसे हेज करना है वो 3:20 पे मैं आपको बता दूंगा। ओके, हाँ, अभी के लिए शॉर्ट करें, अभी के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। और डाउ फ्यूचर्स में नजर रखिए, 100 पॉइंट करीबन अभी 90 पॉइंट नीचे है। अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़े बढ़ते हुए नजर आए कमजोरी पे तो आपके लिए इजी होगा, और अगर डाउ फ्यूचर्स बढ़ते नजर ना आए और मतलब अपनी कमजोरी कम करें तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट भी थोड़ा करना है। लेकिन आज रात एग्जैक्टली अमेरिका में क्या होगा कहना मुश्किल है, तो इससे थोड़े से सावधानी रखने की बात। ऊपर के लेवल पे आप चांस ले सकते हैं, सिंपल। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये है आपके लिए इस समय बैंक निफ्टी पर शॉर्ट करने की। आइए सर, एक बार मार्केट स्ट्रैटेजी भी फिर जान लेते हैं बैंक निफ्टी। हाँ, वो भी तो बाकी है। हाँ, बिल्कुल। मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। तो जैसा आपने हाईलाइट किया, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है, नास्डैक फ्यूचर्स में भी 1/4% की गिरावट है। यूरोप के बाजार भी ऊपर है, 1-1.5% ऊपर है, बट हाँ ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आ रही है। कच्चा तेल आज करीब 1.5% ऊपर है। रुपये ने फ्रेश लो तो नहीं बनाया, बट उसके बेहद करीब भी गया था आज, तो वहां पर तो थोड़ा कंसर्न है। और एशिया के बाजार अनिल जी आज काफी कमजोर रहे हैं। 1.5% की गिरावट आपको जापान, चाइना और हांगकांग में दिखी है, तो ऐसा एशिया में कुछ ज्यादा मजबूती नहीं थी। हमारे बाजार ऑफकोर्स अच्छे हैं, बताएं सर क्या करना है। देखो, हमारे बाजार अच्छे होने की वजह भी है ना, कच्चा तेल, रुपया तो ठीक है वापस ढीला हो गया, कच्चा तेल और मेनली आपका बाकी कमोडिटी एफआईएस की बिकवाली थोड़ी सी, खरीदारी जो थोड़ी सी है। अब आइए, बचे हुए समय के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए वो है 15,900। 15,900 के पुट पर 76 लाख शेयर सपोर्ट का काम करना चाहिए। कमजोरी फ्रेश तब होगी जब आप 15,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, प्रिसाइजली 15,890।
तो अगर 3 बजे तक आप 15,890 के नीचे ट्रेड करते हैं तो फ्रेश कमजोरी हो सकती है, तब आप थोड़ा नीचे 15,835-30 के आसपास 835-850 की रेंज में कहीं जाकर क्लोजिंग देंगे। सो फिलहाल चांस कम दिख रहा है, इसलिए मैंने निफ्टी शॉर्ट नहीं दिया, बैंक निफ्टी दिया है। तो 15,890 ये 3 बजे तक आपको होल्ड करना जरूरी है। अगर ये होल्ड रहता है ठीक है, आपकी क्लोजिंग भी 15,850 के ऊपर हो जाएगी, वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। 3:20 पे हम डिसाइड करेंगे। ऊपर में 16,000 के पार बंद होना मुश्किल होगा, 86 लाख शेयरों का लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऊपर है, तो ब्रॉडली 15,900 16,000 की रेंज है। इस रेंज के किसी एक तरफ पहले नीचे निकल गए 3 बजे के पहले, तो उस डायरेक्शन में थोड़ी 50-60 पॉइंट की मूव आपको मिल सकती है, तो ये ध्यान रखें। तो 15,890 अगर हमने 3 बजे के पहले तोड़ा तो फिर आपके लिए 15,860 15,835 इस रेंज में कहीं कहीं आप पहुंचेंगे, वहां पे आपको शॉर्ट काटनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, ये बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे बंद होंगे, इसकी संभावना कम है फिलहाल, लेकिन अगर डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे, जैसे आप देखिए 120 पॉइंट हो गया, तो धीरे धीरे सरक रहा है, ठीक है। तो अगर 34,000 तोड़ता है 3 बजे के पहले, तो फिर आप 33,825 आज ही देख रहे हैं, फिर आ जाएगा, फिर 200 पॉइंट निकाल देगा तब, अगर हाँ, क्योंकि तब निकाल, क्योंकि 34,000 पर 45 लाख शेयर पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 34,500 के ऊपर बंद नहीं होंगे, वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। सो ज्यादा टक्कर वाला मामला जो दिख रहा है वो 34,200 34,300 के आसपास का ही दिख रहा है, और अगर 34,200 के नीचे आप बने रहें तो आप ढीले ही हैं। 34,000 के नीचे अगर आ जाते हैं 3 बजे के पहले तो और भी खराब है। तो आई थिंक अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म भी कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करें, ज्यादा बढ़िया। ओके, सावधानी बरतनी है इस समय, और ऊपर के लेवल पे नहीं, नीचे लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेने के इन लेवल्स पे, हाँ, अब शॉर्ट करना, हाँ, लोअर लेवल पे आने जी, अपनी रेंज में आने जी, वहां पे लीजिएगा। ठीक है सर, समझ गए। चलिए, ये है इस समय की बाजार की स्ट्रैटेजी। भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार, इनफैक्ट जुड़ गए हैं, करते हैं उनका स्वागत। भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। वैसे तो अच्छे मूड में है बाजार इस समय, और 15,950 900 की रेंज में निफ्टी। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं बाजार के एक्शन को? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो मैंने आपको कल ही कहा था कि कल से एफआईएस बाइंग आएगी, और क्रूड के फॉल करने से अब इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, तो 16,500 की तैयारी कर लो। अब ये 1-2 दिन की बात है, आज ही शायद 16,000 लास्ट हाफ एन आवर में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। Global cues will keep doing volatility, but the underlying theme remains India is in a very, very sweet spot. And now you're seeing foreign flows. तो उसको combat करने के लिए कुछ profit booking आएगी from the locals. But I am very, very confident we are headed to 16,500. And that can happen maybe by Friday or by next week. Update भी दे दूँ। Coforge देखिए कितना बढ़िया, आपको 3520 में कहा था, 3640 हो गया। अडानी 675 वाला 692, और टाटा केमिकल 814 रुपए बिक गया। इसके अलावा आपको आइशर मोटर बड़ी जोर से कहा था 2750 में, वो 2910 हो गया, और एसबीआई कार्ड 700 वाला 850। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो सबसे पहले लीजिए वेदांता। देखिए मेटल्स में केओस है, वेदांता बुक वैल्यू से नीचे आपको कभी नहीं मिलेगा, और वो मुझे लगता है अब जो रिवाइंड आएगा इट विल बी इन वैल्यू स्टॉक्स, और बहुत ज्यादा मुझे वैल्यू दिख रही है। 209-10 में लीजिए वेदांता, स्टॉप लॉस ऑफ 203, 235 का टारगेट। मेटल्स विल मूव लाइक फायर बिकॉज द वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव, और ग्लोबल रिस्क ऑन रैली आएगी, मेटल्स विल रीड फ्रॉम द फ्रंट। दूसरा पिक टाटा कंज्यूमर, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्ले, इवन बेटर देन लीवर एंड नेस्ले। टाटा कंज्यूमर हैज एवरीथिंग अंडर वन बास्केट। 742 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 726, 800 is the minimum target. And third pick is IDFC First Bank. Very, very strong numbers on CASA, highest ever growth quarter in this disbursement, and their NIM and net interest NIM and net interest income will exceed all 3370 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 33, 35, 50 का टारगेट। ओके, तो 3 बेहतरीन पिक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। वेदांता, टाटा कंज्यूमर और साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये 3 स्टॉक है जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। बाजार में तेजी का रुझान बढ़ा है, इस बीच डीप 34,150 का पहला टारगेट पहुंचा निफ्टी, वहां पर बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा 34,150, और अब नेक्स्ट टारगेट आपका 34,025 का बनता है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा तो आप देखते रहें उस हिसाब से। और आइए बढ़ते आगे, और आशु सर के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु इमरान दे रहे हैं आपको कुछ बेहतरीन स्प्रेड्स।
बताएं सर। अनिल जी, जितनी बार 16,000 से नीचे आता है, लेकिन एक चीज और भी है कि बार बार 16,000 जाता भी तो है। तो अनिल जी अभी भी मुझे लगता है कि ये फिर टेस्ट करने जा सकता है आज या कल के अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल वीकली एक्सपायरी है। तो उसके लिए अनिल जी एक छोटा सा स्प्रेड है, 15,900 की एक कॉल लेनी है और 16,000 की 2 कॉल बेचनी है। 15,900 की एक लेनी है अनिल जी, 16,000 की 2 बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी सिर्फ 10 रुपए। तो 15,910 के ऊपर 16,100 तक अनिल जी कहीं भी एक्सपायरी होगी आपको प्रॉफिट होगा। वर्स्ट केस में नीचे में 10 रुपए का लॉस है, मतलब कॉस्ट है, वो तो आराम से निकल आएगी, 10 रुपए का भाव तो रहेगा। तो अनिल जी अभी बात करते करते भी अगर 70 रुपए की कॉल थी, 85 रुपए हो गई है एनीवेज, क्योंकि हमने एक लेके 2 बेचनी है तो कॉस्ट 10 ही रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि अनिल जी 16,000 वाला जो कॉल सेलर है उसकी शॉर्ट कवरिंग है, वो अभी भी मतलब ट्रैप्ड है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है उसको तंग करने के लिए। लेकिन अली जी मैं प्लेन वनीला कभी नहीं लेता हूं, कॉस्ट देनी नहीं होती है। अली जी अभी भी आप देखिए पिछले 3 दिनों में मतलब आप एक चीज नोटिस करिए, मैं जितने भी स्प्रेड देता हूं अनिल जी, जो ऊपर की बेचते हैं वो कितनी हेल्प करती है। मतलब जितनी बार ऊपर जाता है उतनी बार नीचे आता है। अगर हम नहीं बेचे हो और जरा सी भी चूक हो जाए तो अनिल जी जिस तरह से थीटा डिके होता है तो मतलब बहुत बड़ा लॉस कॉल लेने में भी हो सकता है। हम कहते हैं कि बेचना अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन लेने में भी हो सकता है। तो अनिल जी जो बेची हुई हैं वो कितना कंसिस्टेंटली हेल्प करती हैं। तो मतलब ये मेरा व्यूअर से है, क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि क्लियर क्यों नहीं देते, क्लियर मतलब क्लीन क्यों नहीं देते। वो देते अनिल जी इसलिए कि किसी को मन करता है तो 1:1 बना ले, उसमें मार्जिन कम है या सिर्फ ले ले। लेकिन अनिल जी बेचने वाली हमेशा हेल्प करती है। तो 15,900 की एक लेनी है, 16,000 की 2 बेचनी है, कॉस्ट 10 रुपए है। और अनिल जी दूसरी चीज मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, आजकल आप इतना खुला बैंक निफ्टी की सेल कॉल दे रहे हैं, मतलब मजा आ जाता है। अनिल जी कल आपने एयू स्मॉल बैंक के लिए भी दी थी, शायद मुदित ने आईआरसीटीसी के लिए। तो अनिल जी मेरे नए परपेचुअल सेल हैं, इनमें जब भी सेल मिलता है तो या आप देते हैं तो अनिल जी बहुत बहुत मजा आता है। और अनिल जी मैं तो हमेशा मानता हूं कि लेने से ज्यादा बेचना जरूरी है। अगर बेचेंगे नहीं तो हमें लेने का कोई हक नहीं है। तो अनिल जी बेचना इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा मजा आता है अनिल जी। आजकल आप मतलब बैंक निफ्टी को किस तरह से पकड़ के प्लेन वनीला फ्यूचर सेल देते हैं अनिल जी, वेरी करेजियस कॉल्स, और आपका स्ट्राइक रेट भी वो वाला बहुत बढ़िया है। नहीं सर, वो एक्चुअली उसका रीजन ये है कि एक तरफा मार्केट है नहीं एक्चुअली। तो दो चीजें हो सकती, या तो क्या है कि आपको एकदम सही सपोर्ट लेवल पे बाय कॉल आ जाए, वो मिस हो जाता है एक्चुअली। मतलब मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सपोर्ट लेवल पे मैं रेंज तो निकाल रहा हूँ, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि अब एक्चुअली मैं बताऊँ जैसे अभी क्या हुआ है, अभी भी मार्केट जब ऊपर आता है ना बहुत फास्ट आता है। जब तक आप सोचो कि यहाँ बाय कॉल होना चाहिए हो जाता है, तब तक गिर जाए तो वो जय का ही काम है। हाँ। वो जय कर पाते हैं, मतलब कॉल ऑप्शन एकदम टाइम से थोड़ा सा पहले देना। अब आप टाइम से नहीं दे सकते, टाइम से पहले देना। बैंक निफ्टी का कॉल में जो शॉर्ट कॉल दे रहा था मैंने 34,325 पे देखा, लेकिन जब तक सोचे 34,250 हो गया। तो मूवमेंट इतना फास्ट हो रहा है, इसलिए ऊपर में आकर जहाँ रुकता है तो वहाँ थोड़ा पकड़ना ईजी हो रहा है। तो कभी कभी आ जाता है, जब एक तरफा मार्केट होगा तो या तो सीधे बाय कॉल या सीधे शॉर्ट कॉल ही आएंगे। तो कोशिश करते हैं जिधर का मुंह दोनों का पकड़ में आए तो और भी अच्छा है। एक रहा सवाल एयू स्मॉल फाइनेंस का, तो कल पहले टारगेट पे हम पहुंचे थे, आज मैंने इसका स्टॉप लॉस लेवल दिया है 575 के आसपास, लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो भी ठीक है, नहीं किया है अगर 575 के ऊपर बंद होता है फिर शॉर्ट काट लेना चाहिए। ओके, डिसिप्लिन रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये है राय अनिल जी की तरफ से इस समय बाजार पर। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर, एक तो जो सुबह 15,900 की कॉल आपने भी खरीदवाई थी उसका अपडेट दे दें, और फिर फ्रेश कॉल क्या है वो भी बताइए। सर 15,900 कॉल सुबह 70 के आसपास ली थी, उसके बाद वो 150 के आसपास गई थी ऊपर। टारगेट अपना 120 के आसपास था, तो उसमें प्रॉफिट मिल गया होगा। बैंक निफ्टी में भी टारगेट हो गए। अभी जो करंट नया ट्रेड हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम बुल कॉल स्प्रेड लेंगे। 15,950 की कॉल लेनी है और आपको 16,050 की बेचनी है। ये बनाने में आपको 40-41 रुपए की कॉस्ट आ रही है। और कल ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 16,000 के ऊपर होनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग के साथ एक्सपायरी होनी चाहिए। तो हम थोड़ा लो रिस्क में बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं, जिसमें प्रीमियम का रिस्क आपको 40-42 रुपए का है, जो मैक्सिमम प्रीमियम आप दे रहे हैं। तो 15,950 की कॉल हमें लेनी है और 16,050 की बेचनी है। इसे बनाने में मेरा मार्जिन भी 20-25 हज़ार रुपए का ही लगता है, क्योंकि स्प्रेड पोजीशन है 1:1 है। ये बुल कॉल स्प्रेड है, व्यू पॉजिटिव है। एक्सपायरी लग रहा है कि 16,000 के ऊपर होनी चाहिए, 16,050 की तरफ। ओके, तो 16,050 के ऊपर एक्सपायरी कल होने की संभावना। ऐसे में 15,950 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें, एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, 16,050 का बेचे। एक के सामने एक, ये राय है आपके लिए नितिन जी की, और एक के सामने 2 बेचने, तो
तो 15,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए और 16,000 के 2 बेचे। ये राय आपके लिए आशीष सर की तरफ से आई है। तो ये है दोनों ही निफ्टी पर बाय कॉल्स आते हुए आपके लिए। बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST का बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर 2 कॉल्स हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला तो कॉल ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी दिलाया है। अगेन बाटा इंडिया का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये स्विंग कंफर्टेबली होना चाहिए, जो लगभग 1815 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1786 के आसपास इसका फ्यूचर है, तो 1775 पे आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना है 1815 के लक्ष्य के लिए। एंड जो सेकंड कॉल है वो है SBI कार्ड्स में। जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी डेटा शेप अप हो रहा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस और अक्यूमुलेट हो रहे हैं, लगभग इमीडिएट बेसिस पे 866 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर कंफर्टेबली बनने चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 890 का। खरीदारी करनी है SBI कार्ड के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 829 पर। 29 के स्टॉप लॉस से SBI कार्ड्स खरीदें। SBI कार्ड्स परसों आपको सिमी जी ने कहा था और उसके बाद से स्टॉक बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है 806 के आसपास। और यहाँ पर बाटा एक और खरीदारी करने के लिए सचिन जी की तरफ से 2 बेहतरीन पिक आपके लिए आती हुई। और SBI कार्ड का 866 और 890 2 टारगेट रखें। बाटा का टारगेट एक ही 1815 का। आइए बढ़ते आगे और वक्त है टेक्सटाइल सेक्टर पर। सरकार की तरफ से आया है एक बड़ा बयान, सेक्टर के लिए बेहद अहमियत वाला है और वो आपके सामने आ रहे हैं। उसके तुरंत बाद सेठी साहब आपके साथ एक बार फिर से लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं। 2:30 बजे का टाइम हो गया है। हो गया। हाँ, विशेष पिक वायदा कारोबार की। और उनका डेफिसिट भी बना हुआ है ना, उनको थोड़ा हाँ, डेफिसिट को पूरा करने के लिए FNO पिक लेकर आ रहे हैं। तो सेठी साहब जल्दी जुड़ने वाले हैं, छुट्टी पर भी हैं, मुंबई के बाहर भी हैं। अच्छा, हाँ, मुंबई के बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं और जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वो बोल रहे हैं होटल में, और फोटो भी भेजी उन्होंने। वो बोले कि पूरे होटल में एक ही बिजनेस चैनल चलता है। अरे वाह। बोले जी बिजनेस में बाकी कोई आता भी नहीं। मैंने कहा वाह क्या बात है, पूरे एक्टिव है वहां पर भी सेठी साहब। तो आइए सेठी साहब से हम मुलाकात करेंगे, तब तक जल्दी से बताएं अरमान, टेक्सटाइल सेक्टर को क्या है बड़ी खबर? सर, टेक्सटाइल से रिलेटेड ही हमने 1 महीने पहले एक एक्सक्लूसिव रिसर्च की थी, जब टारगेट की जो टारगेट जो US की बड़ी मल्टी चेन कंपनी है, उन्होंने अपने गाइडेंस घटाए थे, मार्जिन्स घटाए थे। तो हमने कहा था कि वेल्सपन इंडिया भी जैसे एक स्टॉक है जिसपे काफी दबाव पड़ सकता है। अब उसी के फॉलोअप जो हमने 1 महीने पहले बताया था, यहाँ पर अब बयान आते हुए दिख रहे हैं। जो टेक्सटाइल सेक्रेटरी है उनका बयान आया है कि जो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनको एक्सपोर्ट में काफी डिमांड में कमजोरी दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ काफी रिपोर्ट्स अब ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि जो अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन के चलते वहां पर भी डिमांड में खासी कटौती दिखी गई है। उसी के साथ साथ उन्होंने 2 चीजें हैं कि एक तो आपका होम टेक्सटाइल है, उसके अलावा एक अपैरल सेगमेंट है जो आपके कपड़े हैं। तो होम टेक्सटाइल में जो डिमांड ब्रेकडाउन हो रहा है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो रहा है अगर आप अपैरल के कंपैरिजन में देखेंगे। उसी के साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो बांग्लादेश और वियतनाम से जो कपड़ा है उनसे भी हमारी भारतीय कंपनी को अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इन सब पैरामीटर से टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए आगे आने वाला समय थोड़ा पैनिक वाला है। पर कुछ चीजें अच्छी चीजें, जैसे टेक्सटाइल मंत्री ने यह भी सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि वो दूसरी PLI स्कीम लेके आ रहे हैं। और एक जो चीज हमें देखते हुए आए हैं कि कॉटन की कीमतें लगातार गिर रही है, पर जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि एक्सपोर्ट में डिमांड ही नहीं है। तो उस कारण शायद ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आने वाला समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आने वाले समय टेक्सटाइल स्पेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिमांड को लेकर परेशानी। और जैसा पहले भी हम हाईलाइट कर रहे थे, ऑलरेडी US कंपनीज ने अपनी इन्वेंट्री बढ़ा ली है, अब उसे खाली करेंगे, डिमांड कम होगी तो एक्सपोर्ट्स का भी इनका डिमांड कम होती हुई दिखेगी। तो चलिए, आज थोड़ा होल्ड आउट कर रहे हैं, बट शायद आने वाले समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा मुश्किल हो सकता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ये आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स। आइए बढ़ते आगे, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी सर। देखिए अनिल जी, आज की जो 2 पिक्स तो हो गई थी, बट मुझे लगा एक FNO का स्टॉक आया रडार पे और वो दमदार प्रदर्शन आ रहा थी आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है वी शुड नॉट मिस इट। बिल्कुल। तो वैसा ही स्टॉक है। आज अनिल जी खरीदारी करने की सलाह है जी एंटरटेनमेंट में, जो 220 के लेवल पे जुलाई फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बहुत ही सस्ता है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स इस कंपनी में हुए हैं, सोनी जो इसमें स्टेक ले रही है या जिन्होंने लिया है स्टेक, 300 रुपए के भाव में स्टेक लिया है, 11,000 करोड़ के करीब का फंड इन्फ्यूजन किया है। और मुझे लगता है ये अब नंबर 1 मीडिया प्लेयर हो जाएगी दोनों के मर्जर के बाद। और फिर
ओटीटी सेगमेंट में भी जो ZEE5 और सोनी लिव का भी मुझे लगता है बहुत अच्छा इनको उसका भी ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक अपने हाईज जो ये डील अनाउंस हुई उसके बाद 378 380 के लेवल्स तक गया था और वहां से करेक्ट होके इन लेवल्स पे आया। मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, खोने को बहुत कुछ नहीं है इन लेवल्स पे। जैसे हाल ही में मैंने IDFC को एक करेक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई किया, उसके बाद से अच्छी तेजी हुई है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आने वाले दिन में मतलब कल परसों में ही एक अच्छी तेजी दिखनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 230 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 215 रुपए का। ओके, 215 का स्टॉप लॉस लगाकर 230 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। जी एंटरटेनमेंट है वो स्टॉक जहाँ पर सेठी साहब की नजर है। ये सेठी साहब की तरफ से एक वायदा कारोबार की बेहतरीन पिक आती हुई दिख रही है। धन्यवाद सेठी साहब लाइफ लाइन यूज करने के लिए। कल की जो दोपहर की 2 बाकी थी, तो ये 2 कैश की सामने एक FNO को बराबर समझा जाए या आप एक्स्ट्रा अलग से और देंगे? अनिल जी, कल की जो 2 दोपहर की थी, हाँ। उसको मैंने कंपनसेट किया, सुबह ही दे दिया था। वो परसों की थी, वो परसों की थी, परसों वाली थी। अच्छा साहब बराबर है। कल बराबर करता हूँ अनिल जी। वैसे मैं कोई वेडिंग अटेंड कर रहा हूँ, हाँ। तो टाइम परमिटिंग कल कोशिश करूंगा कि इस टाइम पे कुछ फंक्शंस होते नहीं है, दोपहर को लंच के बाद आराम है, तो अनिल जी करेंगे। चलिए बढ़िया, आप एंजॉय नहीं कोई बात नहीं। अगर आप एक आध दिन छुट्टी भी लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं, हम एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, शादी वादी है बिल्कुल अटेंड कीजिए और समय मिले तो हाँ बिल्कुल हमें याद करते रहिए बीच में। तो होटल में देख ही रहे हैं। हाँ वैसे देख तो रही, उन्होंने फोटो खुद ही खींच के भेजी है। आपको मैंने पर्सनली भी बताया कि होटल में वहाँ बिजनेस चैनल्स में, हिंदी बिजनेस चैनल्स में सिर्फ यही चैनल आता है, तो देख के बहुत खुशी हुई। क्या बात है, ऐसा तो नहीं कि आपने पहले से बता दिया कि अगर जी बिजनेस चल रहा होगा आपके होटल में तो ही मैं रुकूंगा, नहीं तो नहीं रुकूंगा। नहीं, शादी दिन की है, उन्होंने ठहराया हुआ नहीं, मेरी चॉइस की होटल नहीं, अच्छी होटल है, बहुत अच्छी होटल है, वाह, बट उनकी चॉइस से। इस मामले में तो आशु जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ वो तो खैर आशु जी वो पूरे देश भर घूम के आशु जी। और आशु जी ने मुझे एक और वीडियो और वो फोटो भी भेजा, मेरा वो ट्वीट करना रह गया। आशु जी कहाँ गए थे आप? वो रोहतक नहीं तो पंजाब में या हरियाणा में कहीं गए थे, कहाँ गए थे? अरे अनिल जी रोहतक गया था। हाँ। और रोहतक में जोनी जी हमारा बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने आपका मतलब सिर्फ जी बिजनेस चलाने के लिए अनिल जी मतलब पूरे दीवार पे बाहर पूरे पब्लिक में बाजार में टीवी लगाया अनिल जी। और मतलब वो सारे लोग रुक के वहां पे देखते हैं और मतलब आपको मैंने फोटो भेजी थी, दोबारा भेजूंगा। बहुत बड़ा टीवी अनिल जी, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी की है बाहर, मतलब मैंने तो उनसे पूछा ये धूप बारिश वगैरह इसमें कैसे सर्वाइव करेगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी प्रिकॉशन ली है और वो करेंगे। अनिल जी आपको लेटेस्ट फोटो फिर लेके भेजता हूँ, बिल्कुल रोड पे बड़े बाजार में अनिल जी, बाहर आउटसाइड फेसिंग। क्या बात है, प्लीज जरूर भेजिए और उनको आपकी जो भी फ्रेंचाइज उनको हमारा धन्यवाद दीजिएगा। इतना प्रेम इतना प्यार आप जो देते हैं वाकई में लाजवाब है। मैं ट्वीट करूंगा, आप मुझे प्लीज भेजिएगा। मुझे याद था कि कहीं आशु जी गए थे। हाँ। जयपुर की फोटो आपने भेजी थी। हाँ। कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग में इतने फ्लोर पे, ये तो प्रेम है लोगों का और यही असली कमाई भी है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर ये बिल्कुल बताने के लिए। आइए जी सर, जी बताएं सर। अनिल जी पूरे देश में कहीं भी जाता हूं ना तो मतलब ऐसा होता है ना, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होती, सब लोग ऐसे मिलते हैं कि जैसे रोज मिलते थे। तो अनिल जी यही चीज मिसिंग लगी जब मैं साउथ में गया, चेन्नई पौंडीचेरी, और वो लैंग्वेज की वजह से इंग्लिश देखते हैं तो अनिल जी इंट्रोडक्शन देनी पड़ी, माई सेल्फ आशु मदान। तो अनिल जी वो बहुत अजीब लगा था, आदत नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, इसे पॉजिटिवली लीजिए। हमारे पास अभी भी साउथ में TRP बढ़ाने का, व्यूअरशिप बढ़ाने का स्कोप है, ऐसे देखते हैं हम तो। सब लोग देख लेंगे तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे। दूसरी बात ये अच्छी बात है कि अच्छा एक और चीज मैंने भी नोटिस की थी जी, मैं भी कहीं भी जाता हूँ पब्लिक प्लेसेस में, नहीं तो एक तो जनरली क्या होता है कि लोग आपको टीवी स्टार या सेलिब्रिटी समझते हैं ना, तो वो आसानी से आते नहीं आपके पास, उनको थोड़ी झिझक रहती है कि ये पसंद करेगा नहीं करेगा, फोटो खिंचाने के लिए बोलेंगे नाराज है, मना कर देगा, आपको वो डर रहता है, झिझक रहती है। अपने हमें भी रहता है एकदम, अगर हमारे भी सामने अमिताभ बच्चन आ जाए या सलमान खान आ जाए तो हम भी सोचें जाए ना जाए, है ना। तो लेकिन हमारे साथ सबसे बढ़िया चीज़ है, हमारे जितने दर्शक हैं मतलब एकदम आराम से हमारे मतलब बेझिझक आते हैं, मतलब हमारे में से ही है। तो उनको वो वाली फीलिंग नहीं है कि हम किसी सेलिब्रिटी से या स्टार से मिले, और यही सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल ये वो अपनापन है, वो जो प्यार है, वो मतलब वो सेलिब्रिटी वाला या वो दूसरा स्टार वाला नहीं, वो अपने वाला प्यार है। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी चीज आप फील करते हैं आशु जी, ये वाली चीज। अनिल जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो चीज बोल रहा हूँ कि जब बाकी सब जगह जहाँ ट्रैवल करते हैं
ऐसा लगता नहीं जी वो जिस तरह से जी बिजनेस रोज देखते हैं कि हम रोज मिलते हैं, तो अनिल जी मतलब बात में एक कंटिन्यूटी ऐसे बनती है जैसे रोज हम मिलते हैं, तो मतलब इतना अपनापन, इतना प्यार और इतना ज्यादा, और सब लोग हमारी आपस में आपकी और हमारी इक्वेशन सब इस तरह से डिस्कस करते हैं कि जैसे वो रोज फील करते हैं। तो अनिल जी ये मतलब एक्सपीरियंस लाइफ में पिछले 2-4 साल को छोड़ के पहले कभी नहीं मिला था अनिल जी। मीडिया पे आना, टीवी पे आना एक और बात है, इस तरह से आना अनिल जी, जो सेटअप हमने आपस में जिस तरह से क्रिएट हुआ है और जितनी अफेक्शन और लव मिलती है अनिल जी, इट्स एक्चुअली ओवरवेलमिंग। और मैं आपको मतलब आपकी तो लिमिटेशन है अनिल जी, जितना मैं घूम सकता हूँ या जिन जिन जगहों पे हम जा सकते हैं, मतलब क्योंकि हमारा काम है, आप जा नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपसे फीडबैक शेयर करता हूँ। बट अनिल जी अनबिलीवेबल, अनमैचेबल लव है, और अनिल जी इतना मजा आता है सबको ये हमारी इक्वेशन देख के। और कभी इतने लोगों के सवाल होते हैं और जब उनको लगता है कि सब कुछ जो अंदर है वही बाहर है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तो अनिल जी उनको और भी बहुत मजा आता है सब जान के। एक बार ऐसे हुआ था, मैं, आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी चारों गुड़गांव में गए थे डिनर करने। हम डिनर कर रहे थे, वहां से कोई IRCTC में GM DGM लेवल के कोई बड़े यंग ही थे बंदे, हमें देखा चारों को डिनर करते हैं, कुर्सी लेकर आगे बढ़े एकदम। अरे सुबह तो आपसे ये बात हुई, सुबह आपने ये बोला था, अभी दोपहर, मतलब मैं सुबह वाला शो करके गया था दिल्ली, राइट, और रात को हम डिनर पे गए। तो ये प्यार है लोग, मतलब उनको ये तकलीफ, मतलब मेरी फैमिली का हिस्सा है वो जो अपनापन है। आइए एक बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, एक बहुत शानदार कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है महिंद्रा फाइनेंस में, M&M फाइनेंस में, तो इधर बाय करने की सलाह है। मैं कैश लेवल्स की बात करूंगा, 198.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 189.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 186 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 198 का आपका टारगेट कल तक देखने को मिल जाना चाहिए। बहुत ही शानदार कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, तो मेरा मानना है कि इधर छोटे से रिस्क के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए, टारगेट्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो M&M फाइनेंस 198 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, किरण जी की है राय। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ब्रिटानिया बाय करके चले, ये BTST होगा, 38.20-25 के आसपास का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 3900 की तरफ की मूव की शुरुआत है। 3790 का स्टॉप लॉस होगा, 3900 का टारगेट होगा, ये 3900 के लेवल्स कल मिलने चाहिए। ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में करें खरीदारी, यह है आपके लिए वागले साहब की राय, जो हम लगातार कह रहे हैं FMCG स्टॉक्स पर रखना है आपको फोकस। और ब्रिटानिया के लिए तो बड़ी राहत है, पाम ऑयल के दाम नीचे आ रहे हैं और साथ ही वीट के दाम नीचे आ रहे हैं, शुगर के दाम नीचे आ रहे हैं, तो इनके तो की रॉ मटेरियल्स में बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन, और जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुमित जी। सुमित जी सर बताएं क्या कर रहे हैं एक्सपायरी के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास एक स्टॉक ऑप्शन है और एक एक्सपायरी ऑप्शन है। तो पहले स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं, जिस स्टॉक में मेरे को मोमेंटम दिख रहा है। 92 का अभी भाव है, स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। AB कैपिटल में करेक्शन के बाद, साइडवेज मूव के बाद अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए AB कैपिटल में ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 90 का कॉल अभी 4 रुपये 70 पैसा 75 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 3 रुपये का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 6.5 रुपए से लेके 8 रुपए तक के टारगेट AB कैपिटल के 90 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल्स पे मुझे लगता है AB कैपिटल यहाँ से ऊपर में 95 रुपए से लेके 97 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में दिखाएगा। इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन AB कैपिटल का 90 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं 3 रुपए के स्टॉप लॉस से। अब एक्सपायरी ऑप्शन में दीपांशु मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी के अंदर तेजी करके काम करे। आज निफ्टी ने एक तेजी दिखाया, थोड़ा साइडवेज मूव दिखाया, फिर वापस से अब हाई के पास आ चुका है। तो निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा और कल हमें 16,000 ऊपर के लेवल और एक अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। तो निफ्टी का 15,950 का कॉल अभी 75 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर 125 रुपया और 150 रुपया, ये टारगेट निफ्टी के 15,950 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कल की एक्सपायरी का 15,950 का कॉल खरीदारी करें 25 के स्टॉप लॉस से 125 से 150 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से आती हुई निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की 15,950 का। 15,950 का ऑप्शन ही नितिन जी ने भी राय दी थी और आशु जी ने भी स्प्रेड 15,900 16,050 का बनाने की दी थी। जय भी मेरे ख्याल से तैयार है, जय के लिए भी जैकपॉट का बिगुल।
बताएं जय। अनिल जी, आज एच सीरीज के अच्छे स्टॉक्स नजर आ रहे। पहले HUL दिया, वहां पे अच्छा मूव देखने मिल रहा है। अब हीरो मोटोकॉर्प है, सो हीरो मोटोकॉर्प का 2820 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एनर्जी जी खरीदे। एट द मनी स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन है। 67-68 के आसपास एनर्जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 54 का, एंड इसका भी लॉट साइज एनर्जी 300 का ही है। तो HUL का भी 300 था, इसका भी 300 ही है। तो रिस्क लोड पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो अच्छा निकल कर आ रहा है। ऊपर में पहला टारगेट जो इसका है एनर्जी, दैट इज 91, एंड सेकंड टारगेट विल बी 107। सो सेकंड टारगेट थोड़ा सा छोटा है, बट देन 91 एंड 107 ये दो टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के 2820 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में। पैटर्न भी सेम है एनर्जी। सो एच सीरीज तो है ही दोनों, एट द मनी दोनों ही रेकमेंड किया है, और इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निकलते हुए देखने मिल रहा है, दैट इज 2800। सो 2780 से 2800 की जो रेंज थी एनर्जी वाज एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर हीरो मोटोकॉर्प सिंस लॉन्ग, एंड आज उसको निकाला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हमें उसके ऊपर क्लोज देखने मिले 2800 के ऊपर, और 2800 के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट एनर्जी इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 2940। सो लगभग 110 पॉइंट यानी कि 4% के आसपास का मूव हमें हीरो मोटोकॉर्प में देखने मिल सकता है, दैट टू क्विक। जो मोटोकॉर्प में आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, जय की तरफ से 2820 की कॉल खरीदने की राय आपको आती हुई दिख रही है। मारुति, यहाँ पर सचिन जी और वागले साहब ने सुबह शो की शुरुआत में भी कॉल दी थी। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल, और उसके लिए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। जी सर बताएं। दीपांशु, देखिए अभी हमने पहले FMCG ETF में खरीदारी की राय दी थी। कल टूवर्ड्स क्लोजिंग गोदरेज CP के अंदर एक खरीदारी की राय दी थी चार्ट कॉर्नर के थ्रू, वहां बड़ा मूव देखने को मिला। और आज सुबह इंसिडेंटली मेरा और कुणाल जी का पिक ऑफ द डे भी लीवर था, और लेवल्स पहले से दिए हुए थे, ब्रेकआउट हो रहा है। और ये काउंटर भी FMCG स्पेस से है, स्टॉक है कोलपाल, कोलगेट पे खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है 1620 1625 के लेवल दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी राकेश जी ने सारे FMCG स्टॉक्स गिनाए, एक भूल गए और वो है ब्रिटानिया, जिस पर मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी। उसमें भी जबरदस्त तेजी बन रही है, और अब हमारी राय में खरीदारी करनी चाहिए कोलगेट पामोलिव के चार्ट पर, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आया है नीचे के लेवल्स पर, डबल बॉटम पैटर्न भी बना और अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहां बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस रखना है 1545 के आसपास, 1545 1545 का स्टॉप लॉस रखें, बाय करें। पहला टारगेट होगा 1605 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1630 रुपए का। तो 1630 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोलगेट में खरीदारी कराएं। तो कोलगेट में करें खरीदारी। सुमित जी की तरफ से आप शुक्रिया भी स्वीकार करें, क्योंकि आज पिक ऑफ द डे में सुमित जी ने खरीदारी की राय दी थी, और उनके टारगेट 1560 1575 के थे, जिस पर आ गए हैं। और अब अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी राकेश जी कुणाल जी की है। 1575 की टारगेट आ गया भाई, क्या बात है, सुमित जी कमाल कर दिया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए जी बिजनेस की एक बड़ी खबर का असर बताने का। कल हमने आपके सामने एक खबर रखी थी कि एक SME कंपनी का IPO जा रहा है। उस IPO के एडवर्टाइजमेंट में ये बताया जा रहा है कि 27 रुपये का इश्यूअर, 7 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम के नाम पर ऐड किए गए थे। उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उन सारे डेवलपमेंट्स को। कुछ एक्सचेंज ने एक्शन लिए हैं, कुछ और डेवलपमेंट। आशीष बताइए क्या हुआ है। सर, इस मामले में देखें तो रेगुलेटर्स ने जो है संज्ञान लिया है, और निवेशकों को कहा है कि कंपनी को भी कहा है कि निवेशकों को मौका दे कि आपने जो बोली लगाई है, बिड दिया है, इसे वापस लें। और बिल्कुल कंपनी ने ऐसा ही किया है। अगर आप देखें तो कंपनी ने जो है एक्सचेंज को जानकारी दी है, इसकी कॉपी भी मेरे पास है, जिसमें निवेशकों को मौका दिया गया है कि 8 जुलाई शाम को 5 बजे तक जो बिड्स दी गई हैं उनको वापस ले सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गंभीरता से जो है जो रेगुलेटर है इन्होंने इस मामले लिया। हालांकि प्रमोटर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इसमें एक चीज़ का खास जिक्र किया कि SMS जो है सर्कुलेट हुए हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए हैं, इसमें प्रमोटर का कोई भी हाथ नहीं है। प्रमोटर, डायरेक्टर, इन दोनों को बिल्कुल SMS या एड, यही बात है सर कि अगर मैं अभी कॉपी आपके सामने रखूं, इसमें SMS लिखा हुआ है
और साथ में सोशल मीडिया की पोस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, वो भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखा हुआ। उनका ये कहना है कि ये जो भी ऐड है उनका रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। मकसद इनका कहने का यही है कि इसमें ना तो प्रमोटर है ना डायरेक्टर है, ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। फिर कौन है? लीड मैनेजर से भी बात हो गई है सर मेरी। अच्छा, बात हुई। हाँ, तो लीड मैनेजर भी ये कह रहा है कि वो लीड मैनेजर क्यों ऐसा काम करेंगे, वो ऑलरेडी काफी सालों से हैं। तो लीड मैनेजर भी पूरी तरीके से इस मामले को नकार रहे हैं। बट एनीवे, बट एक्सचेंजर ने 3 दिन का टाइम दिया है। हाँ। यानी कि परसों शुक्रवार शाम तक आप चाहें तो इस आईपीओ से वापस पैसा निकाल सकते हैं। आपको पैसा निकालने की छूट दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपको मिसलीड किया गया है, आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर पैसा लगाया, तो वो आपको पैसा निकालने की छूट है। कुछ 1.5 गुने के आसपास इशू भरा था, कितना भरा? हाँ, 1.5 गुने के आसपास करीब भरा था। तो ये है आपके लिए, अगर लोग एप्लीकेशन निकालेंगे तो शायद इशू अंडर सब्सक्राइब भी हो, तब देखना होगा मर्चेंट बैंकर्स को, क्योंकि वो अंडरराइट करते हैं। और अगर लोग ना निकालें तो एक और चीज इंटरेस्टिंग जो उसके प्रोस्पेक्टस में से जो डिटेल्स निकाली है हमारी टीम ने, वो भी बताइए। जो मतलब इस कंपनी के दो शोरूम है, ज्वेलरी का बिजनेस है, 2 शोरूम है, 13 एम्प्लॉइज, केवल 13 एम्प्लॉइज। हाँ, और मुनाफा करीबन अगर डिटेल निकाल मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास को। हाँ, ज्यादा नहीं है, ज्यादा मुनाफा नहीं तो है। आप जो भी आईपीओ में पैसा लगाएं, थोड़े डिटेल्स फंडामेंटल्स वो भी देख लें, बाकी चीजें भी देख लें, उसके बाद सोच समझ कर। मुनाफा FY22 के 9 महीने तक 21 लाख था। 21 लाख, हाँ, वही पूरे FY21 में 1 लाख था, FY20 में 71,000 था, पर FY19 में 8.3 लाख था। 8 लाख मतलब हाईएस्ट अभी है ना, 21 लाख। हाँ, 21 लाख हाईएस्ट अभी है। 21 लाख का मुनाफा है। 2 शोरूम है इनके ज्वेलरी के और 13 एम्प्लॉई है। हाँ, 10 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। 10 करोड़ का रेवेन्यू। हाँ, तो आप जब भी आईपीओ में पैसा लगाएं, आप सब पूरे डिटेल्स फाइनेंशियल देख कर लगाएं। उसके बाद अगर आप निश्चिंत हैं जरूर लगाएं। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें दिखी जो हमें लगा कि दर्शकों को बतानी चाहिए, हमने बताई है। ग्रे मार्केट प्राइस दिखाकर कुछ ऐड किए गए हैं, हालांकि कंपनी का ये मानना है कि उनकी तरफ से नहीं किया गया। अब उसकी जांच होगी, जो भी होगी देखा जाएगा। तो ये है बड़े डेवलपमेंट्स आपके। बट सर, एक चीज माननी पड़ेगी, जो आप भी कह रहे थे, ये सेबी नया है और ये इमीडिएटली एक्शन लेता है। तुरंत कल खबर आई, एक्शन हो गया उसमें, तुरंत एक्शन हो गया, तुरंत एक्सचेंजेस ने भी लिया एक्शन, और आई एम श्योर सेबी की तरफ से भी वही है। तो 3 दिनों तक का टाइम मिला है। आशीष सर, कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया चीज है। मतलब ये तो जो आपने बोला कि जिस तरह से एक्शन हो रहा है, तो अनिल जी तो बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लगता है कि अनिल जी मतलब आपका रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि आपको इस तरह के मुद्दे, मतलब ये जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल उठाने चाहिए अनिल जी। और मतलब जिस तरह से अनिल जी मुझे लगता है कि ये मतलब इतना प्रोएक्टिव अप्रोच, पीछे वो बोनस इशू वाला भी आपने उठाया। मतलब एक तो होता है सर सोशल टॉपिक, एक होता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल मतलब बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं। तो जिस तरह से अनिल जी आप उठाते हैं, और उसमें से अगर इस तरह का एक्शन होता है, और मतलब कंपनी अपने आप में भी एक्ट करती है, और उसको रेगुलेटर प्रेशर भी होता है, रेगुलेटर भी एक्शन में आता है, तो अनिल जी दिस इज इम्पेकेबल। कोशिश रहती है कि कुछ हम जहाँ भी ऐसा लगे कि निवेशकों के हित की रक्षा करने की जरूरत है, वहाँ पर हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये है अब इस आईपीओ पर। अब अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट हो गए कि क्या कुछ एप्लीकेशंस निकलती हैं, या जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनका भरोसा बरकरार रहता है। आइए बढ़ते आगे, बैक टू बैक कुछ और बिगुल से आपके लिए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। जय बताइए। अनिल जी, 16,000 फिर से आ गया निफ्टी पर, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कीपिंग इन माइंड द वोलेटिलिटी, बिकॉज हमने देखा है कि इसके ऊपर बंद बहुत जरूरी है। आ जाता है तो अच्छा ही है, अदरवाइज वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। बट देन प्रोबेबिलिटी के यहाँ से 16,200 तक जाने की अच्छी है। तो यहाँ पे 92 पर खरीदे आप 16,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, बट 14 जुलाई की एक्सपायरी का। अनिल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना रहेगा 52 पर। 135 एंड 166 ये 2 टारगेट्स के लिए, 135 166 ये 2 टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है 16,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, 14 जुलाई की एक्सपायरी का। अनिल जी, 52 के स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक अगर 16,000 आई डोंट नो आज क्लोज होता है कि नहीं इसके ऊपर, बट इफ इट डजंट देन यही 16,000 से लेकर 15,900 अनिल जी अब थोड़ा बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। जो 15,800 था कल भी आज भी मॉर्निंग तक, अब 15,900 हो चुका है वो। सो 15,900 टू 16,000 इज 100 पॉइंट्स रेंज। अगर आज कामयाब नहीं हुआ 16,000 के ऊपर बंद होने में, या 16,025 प्रिसाइजली कल के हाई के ऊपर, तो मे भी ये 125 पॉइंट के अंदर ही हमें एक्सपायरी देखने मिले।
बट अगर 16,025 के ऊपर आज निकल जाता है कि कल निकलता है, देन आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 16,200 इमीडिएटली, इसीलिए 16,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एनर्जी चूज किया। ओके, तो ये है आपके लिए अगली एक हफ्ते की एक्सपायरी 16,200 की, 92 रुपए पर आपको ये लेना है कॉल ऑप्शन, 52 का स्टॉप लॉस, 135 और 166 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये है राय आपके लिए जय की तरफ से आते हुए। कुछ और बिगुल आपके लिए तैयार हैं, और किरण जी आपके लिए। बिल्कुल अनिल जी, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, आपको याद होगा सोमवार को मैंने सीमेंस बहुत हाई कन्विक्शन से एक कॉल ऑप्शन दिया था, 94 का प्रीमियम था, 170 के टारगेट्स थे, डबल के ऊपर, और वो हो गए। उसी तरह का चार्ट पैटर्न अभी जो ब्रेकआउट दे रहा है उसका देखने को मिल रहा है। नाम है आइशर मोटर्स। अनिल जी, इसमें 2900 का एट द मनी कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 92 93 के आसपास है, उधर लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 70 रुपए का होगा। पहला टारगेट 140 का होगा, दूसरा 170 का। ये बड़े टारगेट है। इसका कारण ये है कि हमने अगर फ्यूचर्स के चार्ट देखते हैं तो सितंबर 2017 से सारे अगर टॉप्स ज्वाइन करते हैं तो उसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे ब्रेकआउट आ रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स है। तो आइशर मोटर्स अभी इमीडिएटली बाय करने की सलाह है। 2900 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 95-99 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उधर बाय करना है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स 140 और 170। इसके लिए 2 दिन सिर्फ लगेंगे। जो चार्ट पैटर्न है उसका पहला टारगेट आता है 3200, उधर हम रिव्यू लेंगे। जो पैटर्न है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 2017 से 2022 ये बड़े चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी इस काउंटर पे, बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। आइशर पर करें खरीदारी, 2900 कॉल, ये पसंद है किरण जी को। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, देखते हैं उन्हें क्या पसंद है बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, आई थिंक ये पहली बार मैं यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक का नाम है पेटीएम 197 कम्युनिकेशन। जिस तरीके से इसके पिछले 4 दिनों की मूव रही है, लगभग अपने वीकली चार्ट पे काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ इवॉल्व हो रही है, एंड काफ़ी बड़े ब्रेकआउट के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी पोजीशन हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 750 के टारगेट के लिए तो आपको पोजीशन बनानी ही है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 670 पे, 675 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 745 का, फाइनल टारगेट होगा अराउंड 780 का। बट अगर वीकली स्ट्रक्चर इसका देखे तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने के कगार पे है। तो यहाँ पर ज़रूर इसमें एक फॉलो थ्रू एक्शन भी मिल सकेगा। तो इमीडिएट बेसिस पे तो 745 एंड 780 ये 2 लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए पेटीएम इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से लगभग अराउंड 670 पे। ओके, तो 670 के स्टॉप लॉस के साथ पेटीएम पर करे खरीदारी। ये तो फॉरगॉटन स्टॉक ही हो गया बाजार का, पर आज रेडार पर आ रहा है और मूव भी दिखा रहा है। पर आइए बाजार पर भी स्ट्रैटेजी ले ली जाए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के। अनिल जी से लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स भी गेम्स खेल रहा है 100 पॉइंट नीचे गया, अब वापस रिकवर होकर सपाट हो गया है। नास्डैक फ्यूचर्स भी एकदम सपाट हो गया। तो जैसे आप कह रहे थे, आज शाम किसी को पता नहीं क्या डायरेक्शन अमेरिकी बाजार लेंगे, बट इंटरेस्टिंग मूव वहां पर आती हुई दिख सकती है। कल बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन भी हुआ था अमेरिकी बाजारों में, आज देखते हैं उसके बाद यहाँ पर ये कैसे संभलते हुए दिखते हैं। बट फिलहाल स्टेबल संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से, और यूरोप के बाजार भी थोड़ा ऊंचाई से फिसले थे पर अब ठीक ठाक वहां पर दिख रहे हैं। कच्चा तेल है सर 1-1.5% ऊपर 104 पर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रुपया भी फ्रेश लो तो नहीं बना रहे, 79.30 पर है। क्या करके जाना है? दीप देखिए, क्लोजिंग बहुत बढ़िया हो रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमें तो खाली 15,850 के ऊपर की चाहिए थी, तो 16,000 के आसपास हो रही, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग पोजीशन बनानी भी चाहिए और लॉन्ग पोजीशन रखनी भी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो लॉन्ग करके भी जा सकते हैं। 16,000 के आसपास का अगर आपका लॉन्ग बनाना चाहते हैं, 15,800 का आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, हेज कर लीजिए। 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं दिख रही आज के मूव के हिसाब से, क्योंकि फेड के मिनट के मीटिंग्स है, और पिछली बार मिनट्स जो आए थे उसके बाद मार्केट थोड़ा जोर से गिरा था, तो वो बैक ऑफ द माइंड वो है। तो अगर वो आपको रिस्क नहीं रखनी तो कल सुबह का देख लें, क्योंकि आप बंद एग्जैक्टली 16,000 के आसपास और मेक और ब्रेक, कल आप 100 पॉइंट ऊपर भी खुल सकते हैं, 100 नीचे भी खुल सकते हैं। वैसे भी आजकल तो मार्केट ऐसा हो भी रहा है,
बट टेक्निकली अगर आप देखें बाकी फैक्टर्स को हटाकर तो मार्केट बहुत अच्छी क्लोजिंग दे रहा है और निफ्टी पर जो ब्रेकआउट चाहिए था वो फाइनली आपको मिल रहा है। बैंक निफ्टी तो दे ही चुका था, निफ्टी ने नहीं चाहता, आज वो भी आपको मिल रहा है। सो मेरा ये समझना है लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखें 15,800 के पुट के साथ में। अब आइए बैंक निफ्टी पर 34,350 के आसपास है मेरा स्टॉप लॉस, 34,400 के आसपास का है जो लगभग वहाँ अभी थोड़ा सा नीचे है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने फ्यूचर्स खरीदा तो फ्यूचर्स को कन्वर्ट कर लीजिए पुट में, 34,300 का पुट ले लीजिए या फिर डिसिप्लिन के तौर पर पोजीशन आज जीरो कर लीजिए। 50-75 पॉइंट ऊपर होगा आपने जिस भाव में शॉर्ट किया डिसिप्लिन को, और कल वापस से देख लिया जाएगा जो भी होगा, क्योंकि अब ओवरनाइट पोजीशन फेड के मिनट्स नहीं होते तो कैरी कर सकते थे, या फिर करना ही है तो पुट्स के जरिए करें ताकि आपकी रिस्क मिनिमम है। अगर आपके फ्यूचर शॉर्ट है भी तो फिर आप 34,500 का एक कॉल ऑप्शन जरूर खरीद लें ताकि रिस्क हेज होके ही रहना है, क्योंकि आजकल बड़ा ऊपर नीचे गैप से खुल रहा है मार्केट और दिन के दौरान भी वॉलेटाइल काफी है, बिना हेजिंग के ना रखें, सिंपल चीज है। और ओवरनाइट पोजीशन रखने की रिस्क नहीं है तो जीरो करके जाएं, कल की कल देखी जाएगी। बिल्कुल सर, तो कल की कल देखी जाएगी, बट ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। जो कल के 2000 की कॉल थी अब उसको आप ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए, ये बेटर रहेगा विकल्प आपके लिए। आइए फाइनल क्लोजिंग से पहले कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। 16,000 के ऊपर निफ्टी है। कमिंस, ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, 1100 का लेवल अभी क्लेम करते हुए दिख रहा है। जरा कुणाल जी चार्ट देखें सर, कमिंस के बढ़िया मूव दिखा रहा है इस समय। बिल्कुल दीपांशु, बहुत शानदार मूव आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और पिछले कई दिनों से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि ये तेजी काफी लंबी हो गई है और मौजूदा स्तरों के आसपास थोड़ा ऊपर जाने के बाद कुछ बिकवाली का दबाव भी स्टॉक को झेलना पड़ सकता है। अगला रेजिस्टेंस 1140 पर चार्ट पर नजर आता है, तो मुझे लगता है 1140 के आसपास जिनके पास पोजीशन है मुनाफे बांधने की सोचें और अभी एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 1080 के आसपास। ये है आपके लिए कमेंट्स 1080 के स्टॉप लॉस के साथ, इस पर आप बने रहें या फिर मुनाफा भी वसूली कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, इस पर एक ब्रेकआउट आ रहा है। बागले साहब थोड़ा भूला भटका शेयर है, 2 दिनों से थोड़ा एक्शन दिखा रहा है। कल भी एक बाउंस आया था, उसके बाद फिसल गया, आज एक बाउंस फिर से अटेम्प्ट कर रहा है। कोई राय सर इसके चार्ट पर? है और ये बाउंस में अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो 3810 का लेवल के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तब तक इसको बाउंस ही माना जाएगा। तो आज तो क्लोज होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कल 3815 के आसपास निकलता है, फिर 3910 तक जा सकता है। ओके, तो 3910 तक के लेवल्स इस पर आपको आते हुए देख सकते हैं। कमेंट्स पर एक अच्छा वाला ब्रेकआउट आपको बनते हुए दिख रहा है और साथ ही इंडिया मार्ट ये भी तेजी में आ रहा है। ABB, इस पर जबरदस्त तेजी है, आज 676 के लेवल्स ये काउंटर आपको क्लेम करते हुए दिख रहा है और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। बंसल जी अब बताएं ABB में क्या करना है सर? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इसके नतीजे भी बढ़िया आए थे, स्टॉक में क्लियर ब्रेकआउट है। खरीदना तो नहीं है दीपांशु, यहाँ पर कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, एक ब्रेकआउट है, नए हाइस पे स्टॉक गया है, तो जिनके पास है आराम से इसकी ABB की रैली को राइड करें। तो अगर है आपके पास तो रैली को एंजॉय करें। ये भी एक स्टॉक है जो अच्छे ब्रेकआउट के साथ अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं यहाँ पर आपको किस तरह का एक्शन दिखेगा। IT शेयर्स पर भी रखी नजर, क्योंकि TCS के फ्राइडे को नतीजे आने वाले, उससे पहले आज मिड कैप IT में अच्छा एक्शन है। L&T टेक, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक और कोफोर, जिसके बारे में भसीन साहब बात कर ही रहे थे, वहां पर भी आपको अच्छी मूव आती है। परसिस्टेंट सिस्टम्स एक और काउंटर है और साथ ही ऑरिकल, इसमें भी आपने मूव देखा है। तो आज IT की तरफ से भी योगदान रहा है, स्पेशली मिड कैप IT जो काफी एक्टिव था। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और इवेंटफुल डे रहा है। कल 200-250 अंक बाजार ऊंचाई से गिरकर बंद हुए थे, आज देखिए निचले स्तरों से 225 अंक रिकवर होकर मूव कर रहे हैं। तो आज और कल में 200-200 पॉइंट्स की दोनों दिन आपने निफ्टी में रेंज बनती हुई देखी है। कहां था आज का मेजर कंट्रीब्यूशन? एक बार फिर से FMCG और फाइनेंशियल्स, यहीं से आपको एक्शन दिखा। ब्रिटानिया टॉप गेनर, कल HUL था, आज ब्रिटानिया 4.5%, HUL ज्यादा दूर नहीं, 4.5% ऑलमोस्ट इस पर भी आपको दिखा। इसके साथ ही एशियन पेंट्स में बढ़िया खरीदारी रही, नेस्ले में भी आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 4.5% की तेजी इन दोनों काउंटर्स में आपने आती हुई दिखी। कोटक बैंक, गोल्डमैन सैक्स के अपग्रेड के बाद इस स्टॉक में नई जान थी। SBI में अच्छी खरीदारी आपने बनते हुए देखी ही थी। इसके अलावा ऑटो काउंटर्स बड़ा ब्रेकआउट आज आया है। आइशर, हीरो दोनों में अच्छी खरीदारी, मारुति सुजुकी, M&M और बजाज ऑटो को भी रखी नजर। HDFC बैंक लंबे समय बाद यहां पर 1.5% की बढ़त देखी है। एक्सिस बैंक की तरफ से अच्छा योगदान था। HDFC लिमिटेड भी पॉजिटिव दिखा। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। गिरावट में 10 स्टॉक थे। ONGC 5% नीचे तेल की गिरावट के बाद, पावर ग्रिड 1.5% नीचे, हिंडाल्को, NTPC, HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से भी 1% की गिरावट थी।
आज की मूव में कोई योगदान रिलायंस की तरफ से नहीं आया है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो अगेन 7.5% ऊपर एबीबी जिसकी बात हो रही थी। हनीवेल ऑटोमेशन 7.5% ऊपर, इसमें अच्छी खरीदारी थी। दालमिया भारत, गोदरेज कंज्यूमर, इसमें पॉजिटिव एक्शन दिखा। इंटेलेक्ट डिजाइन, वर्लपूल, कॉनकॉर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एस्कॉर्ट्स, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां से अच्छी परफॉर्मेंस रही। एबी कैपिटल में भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। कमोडिटी लिंक्ड नेम्स में गिरावट थी। शुगर के दाम 6 महीने के निचले स्तर पर हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में बलरामपुर चीनी 3.5% फिसलते हुए आपको दिखा। एनएमडीसी, कोल इंडिया, वेदांता, IOC, HAL, बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। गेल, ग्रैन्यूल, सेल और PVR, यहाँ पर भी सुस्ती वाला ही माहौल बनते हुए दिखा। कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन इस स्पेस में नहीं आया था आज के लिए। ब्रॉडर मार्केट की तरफ आए तो अगेन कई सारे कैश स्टॉक्स में भी आपने मूव देखा है। उज्जीवन 8% ऊपर था, सीएट 8% ऊपर, बॉम्बे बर्मा 6.5% की तेजी, इमामी, केईसी इंटरनेशनल, ज्योति लैबोरेटरीज, रेमंड एक बार फिर से स्टॉक मूव करते हुए दिखा। इसके साथ ही आपने देखा अच्छी मूव आती हुई दिखी थी वरॉक इंजीनियरिंग पर 3% की तेजी, ये काउंटर भी आपको दिखा रहा था। मूव आपने देखी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर और इसके साथ ही अच्छा एक्शन बना था जहां तक फर्स्ट सोर्स का सवाल है। पॉजिटिव मूव इस पर भी दिखी। गिरावट कहां पर हुई है? ऑयल इंडिया 9% नीचे, चेन्नई पेट्रो, MRPL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में एक बार फिर से ब्रेकडाउन 60 के लेवल के नीचे गया। अजंता फार्मा आज 2.25% नीचे था। मिड कैप आईटी में तेजी थी पर साइंट में 3.5% की आपने गिरावट देखी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आज CLSA की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट आई थी और इसके साथ ही वक्रांगी, यहाँ पर भी राइट्स, ये काउंटर भी आपको फिसलते हुए दिखा। रेडिको खेतान में भी गिरावट रही। बट अनिल जी, जो कल क्लोजिंग में मधुर आवाज नहीं थी उससे ज्यादा डबल मधुर आवाज आज है, क्योंकि एटलीस्ट प्रोविजनल बेसिस पर 16,000 के ऊपर निफ्टी बंद। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है, कोई डाउट ही नहीं। निफ्टी की 15,850 के ऊपर की चीजें थी, ये तो 16,000 की मिल रही है और बैंक निफ्टी भी 34,300 के ऊपर बंद होगा। दीप तो क्लोजिंग ज्यादा नीचे नहीं मिलेगी आपको, 16,000 के आसपास ही मिलनी चाहिए। 15,975 16,000 की रेंज में निफ्टी क्लोज होता दिखेगा और बैंक निफ्टी 34,300 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखेगा। ये आपके लिए फाइनल क्लोजिंग आएगी थोड़ी देर में, लेकिन आइए तब तक कुछ और बड़ी खबरों पर और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करें फोकस। ट्विटर और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। ट्विटर ने कुछ पोस्ट हटाने के सरकारी आदेश को मानने से इनकार करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल सरकार ने देश और समाज के लिए खतरनाक मानते हुए कुछ पोस्ट हटाने के लिए कहा था ट्विटर को, और ट्विटर का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। साथ ही किसी पोस्ट के लिए आपकी इंटरमीडिएट कंपनी की जवाबदेही को लेकर भी ट्विटर सहमत नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत, समझेंगे कि ट्विटर देश के कानूनों के साथ चलने में आनाकानी क्यों करना है और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या वाकई सोशल मीडिया पर सख्ती फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा हो सकता है। इन सभी पहलू पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सरकार का डर, कोर्ट में ट्विटर, ये हमारी विशेष चर्चा शाम 6 बजे। हमारे साथ जाने माने मेहमान होंगे और उनसे करेंगे हम बातचीत। अमित दुबे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, वो होंगे हमारे साथ। जितेंद्र जैन हैं जो साइबर एक्सपर्ट है और आशुतोष श्रीवास्तव है जो लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी पहलू हमें बताएंगे, समझाएंगे। देखना मत भूलिएगा शाम 6 बजे का ये विशेष शो। मनी गुरु में हम आज बताएंगे आपको किसी सेक्टर, थीम या फिर कैटेगरी में निवेश करने के लिए पैमाने क्या होने चाहिए। क्या किसी सेक्टर का, थीम का अच्छा प्रदर्शन ही निवेश करने के लिए काफ़ी है या इससे नुकसान हो सकता है। अस्थिर बाजार में सेक्टर या फिर थीमेटिक फंड में निवेश करने के पहले क्या ध्यान रखें, तो ये है हमारी आज विशेष पेशकश। फ्लेवर ऑफ द सीजन, निवेश सही कि नहीं, ये हमारी विशेष पेशकश है। आज हमारे साथ होंगे वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी। और रात 8 बजे 17 दिन में 7 बार स्पाइस जेट के विमान में आई है गड़बड़ी सामने। तकनीकी खराबी की वजह से आ रही इन गड़बड़ियों से पैसेंजर्स की जान को खतरा हो जाता है। आखिरकार क्यों बीच आसमान में विमान में ये गड़बड़ियाँ आती दिख रही है और एयरलाइन की जिम्मेदारी क्या है और आम यात्री होने के नाते आपके पास क्या अधिकार है। 360 डिग्री विश्लेषण होगा इसका। हवा में अटकी जान, आज रात की हमारी एक कवर स्टोरी। और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छी और सेफ ड्राइविंग करते हैं तो आपको कम इंश्योरेंस प्रीमियम चुकानी होगी, वहीं खराब ड्राइविंग पर देने होंगे ज़्यादा पैसे। मोटर इंश्योरेंस स्कीम में बड़े बदलाव की है तैयारी। क्या है ये तैयारियां और कैसे आपको अच्छी ड्राइविंग पर देना होगा कम इंश्योरेंस, हर एक सवाल का मिलेगा आपको जवाब। बढ़िया ड्राइविंग कम प्रीमियम, ये हमारी एक और कवर स्टोरी जो अभी आपको अनुराग ने बताई भी है। ये काम की खबरें हैं जो आपको देखकर सुकून मिलेगा, बाकी तो आपको पता ही, घूम फिर के आकर देख लीजिए, इधर उधर जाकर समझ में आ जाएगा मन की शांति कहाँ आपको प्राप्त होती है और काम की बातें कहाँ की जाती है। ये मैं आपको खुले चैलेंज के तौर पर कह रहा हूँ, घूम फिर कर देख लीजिए, आ जाइए। ओके, तो ये है हमारे आज शाम का विशेष आयोजन। फाइनल क्लोजिंग 15989।
15,990 के आसपास वो जैसा अंदाजा था, लगभग वहीं पर बंद हुआ है निफ्टी। और बैंक निफ्टी 34,324 के आसपास बंद होता है। 500 अंकों का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में, 178 अंकों पर निफ्टी और 616 अंकों पर सेंसेक्स बंद होता दिख रहा है। बाजार बंद होते हुए डाउ फ्यूचर्स आपका 5 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर पूरा 1.25 पॉइंट नीचे, 1.25 पॉइंट नीचे। और कच्चे तेल पर नजर डाल लीजिए एक बार, जरा देख ले ताकि ध्यान रहे कि 3:30 बजे हम कहाँ बंद हुए थे। कच्चे तेल पर भी जरा देख लीजिए, 104 पर, 104-105 की रेंज में दिखा था लास्ट, वो 1.5% आएगा, धीरे धीरे आ रहा है कच्चा तेल, कुछ नहीं आया कच्चा तेल। निफ्टी तो हमें पता है, याद हो गया, 104 के आसपास कच्चा तेल। ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। विदा लेने का वक्त है। आशु जी को फ्लाइट पकड़नी थी, जल्दी चले गए 5 मिनट पहले। और कुणाल जी, राकेश जी और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जय ठक्कर साहब का, और किरण जी और वागिल साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। कल पूरी तैयारी के साथ फिर से आइएगा, क्योंकि कल है वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी का दिन। भरपूर एक्शन कल भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा।